साउंड चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ गए सब कोई? चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे आगे की बात करते हैं, है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। 187 और 188 आज यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। जुड़ गए सब कोई? जुड़ गए हो तो एक बार हाँ करिए, एक बार हेलो हाय लिख कर भेज दीजिए। निवांधन तो जरूर जुड़ गया होगा, सारे बच्चे बड़े मेहनती हैं जी बेटा। चलिए सब कोई जुड़ जाइए। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। और हम लोग लास्ट क्लास में 186 की बात किए थे। अब हम लोग बात आज करेंगे 187 और 188 की। 187, 188 की बात करेंगे। वहाँ पे एक बुक है, दे दीजिए जी बेटे। मेरे पास आपके स्टडी मटेरियल है जो सीए फाइनल वाली है बेटा, और ये उन्हीं में से हम लोग तब तक जुड़े बच्चे, उससे पहले हम लोग एक दो बातें यहाँ से कर लेते हैं। आइए मेरे भाई, आपने 186 में क्या क्या देख लिया था, याद करिए। 186 में आपने क्या देख लिया था, कुछ याद है आपको? नहीं याद है तो हम याद कराएंगे। 186 में आपने बात किया था इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी की। याद करिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन, है ना, इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट और गारंटी की बात हुई थी आपसे। और उसके बाद हम लोगों ने आगे की डिस्कशन को शुरू किया था, है कि नहीं? यही बात है। चलिए मेरे बच्चे, जब यही बात है तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए सब कोई जुड़ जाइए और जुड़ जुड़ के एक एक करके सब लोग अपनी क्वेरी को पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए मेरे भाई लोग, वन 87 आसान है, थ्योरेटिकल टाइप की है, जो ये बताता है मयंक राठौर जी। राठौर भाई कैसे हो? चलो अभी तुम्हारी वीडियो ऐप पे भी अब आने लगेगी, अब थोड़ा सा समय हो गया है ना मयंक साहब, है ना, आपको जो कहा था ऐप पे भी आने लगेगी और पूरी कोर्स होगी आपकी, पूरा कोर्स होगा आपका। चलिए भाई, आज यहां से शुरू करना है। 16 जो आपके बुक में है। मयंक भाई बता पाएंगे? अभिषेक गोयल जी, सर जी प्रणाम। गोयल साहब प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? चलिए गोयल भाई, अरे आपको तो बस ये समझ लो कि यहाँ पे ये समझ लो आप कि आपसे मिलके दिन बेहतरीन हो जाता है ना, आपसे मिलकर दिन बेहतरीन हो जाता है। चलिए दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, है ना, जहाँ तक हो गया था जी बेटे। अब हम लोग आगे की बात भी कर लेते हैं। चलिए सब जुड़ गए, निवांधन, अभिषेक, विजय, राघव, एवरीवन। आइए भाई एवरीवन, तो हम लोग आज की बात को शुरू कर लें और उन्हीं बातों से हम लोग आज की बात को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। लेट्स ज्वाइन बेटे। 187 बहुत सिंपल सेक्शन है, एक छोटी सी बात कहने की कोशिश करता है। वो बात क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में। वो बात ये है 187 के भीतर कि कंपनी अपना पैसा किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाए, किसी शेयर्स को, कोई शेयर खरीदे, कोई सिक्योरिटीज खरीदे, तो कंपनी को अपने नाम पे वो सिक्योरिटीज खरीदना चाहिए।
अपने एजेंट के नाम पे, अपने ट्रस्टी के नाम पे नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है बेटा, आप लोग सब्सिडियरी कंपनी तो जानते हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है, फाइनल के स्टूडेंट हैं आप। अच्छा मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, हाँ जी बेटा, एक ऐसे एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बनाना चाहती है। सभी भाई बहन सोचिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बनाना चाहती है। आप सभी बच्चों से, तब तक 2 मिनट में सभी बच्चे जुड़ भी जाएंगे। राहुल कुमार शर्मा जी सुनिएगा, आज ऐसे मजाक में एक बात पूछता हूं, सभी भाई बहन समझिएगा। क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मान लीजिए एक WOS बनाना चाहती है, होली ओन्ड सब्सिडियरी, और उसका नाम रखना चाहती है रिलायंस, समझने के लिए, पावर लिमिटेड, RPL, IPL नहीं, RPL। अच्छा, रिलायंस पावर लिमिटेड बनाने के लिए, चूंकि ये पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 7 पर्सन्स रिक्वायर्ड, बोलो ना। रिलायंस रिलायंस पावर लिमिटेड बनाओगे तो कम से कम 7 लोग चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब तक बच्चे भी जुड़ जाएंगे और मजे लिए जाएंगे। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये एक अनदर अपना होली ओन्ड सब्सिडियरी बनाना चाहती है जिसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। इसमें मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए, मिनिमम 7 पर्सन्स बनाने के लिए। इसका जो MOA होगा, आप लोग तो पढ़े होंगे, MOA के ऊपर 7 लोगों का साइन होना चाहिए। चलिए 7 में से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, तो और 6 लोग चाहिए ना। अब रिलायंस क्या करेगी, अपने ही किसी स्टाफ को, अपने ही किसी एम्प्लाई को कहेगी कि भाई तुम एक एक शेयर खरीद लो, एक एक शेयर किस में खरीद लो? रिलायंस पावर लिमिटेड में। अब भाई MOA मस्ट बी, बना नहीं मत बेटा, अभी मेरा छोटा सा अभी समझा देता हूं, उसके बाद बनाइएगा। MOA मस्ट बी साइंड बाई, किसके द्वारा साइंड बाई? साइंड बाई कितने के द्वारा, जल्दी बताइए? 7 पर्सन्स, सब्सक्राइबर्स, है ना बेटा। एक तो सब्सक्राइबर हो गया, अब 7 लोग का साइन चाहिए, 1 सब्सक्राइबर हमारा हो गया। इसमें एक जो सब्सक्राइबर है वो तो हो गया रिलायंस खुद, इटसेल्फ, मान लिया आपकी बात। अब निवांधन जी बताइए, कुंवर साहब, कि अब इसमें क्या होगा? अब हमें 6 लोग कहां से चाहिए? 6 लोग और चाहिए ना सर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडियरी बनाना चाहती है रिलायंस पावर लिमिटेड। मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे एक पूछ रहा था सवाल। आपको इतना तो पता है कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोगों का साइन चाहिए, यस या नो? मेमोरेंडम के ऊपर 7 में से एक तो रिलायंस खुद हो गया, एक और 6 और नॉमिनी होगा, है ना। रिलायंस एक तो सब्सक्राइबर हो गया और 6 नॉमिनी होगा। नॉमिनी मतलब जो रिलायंस के बिहाफ में, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बिहाफ में शेयर खरीदेगा। किसमें खरीदेगा? किसमें खरीदेगा? रिलायंस पावर लिमिटेड में। ये 6 नॉमिनी है, मान लीजिए ये लोग एक एक शेयर खरीद लेगा, 1 शेयर ईच। लेकिन इस शेयर खरीदने का पैसा भी रिलायंस दे रहा है। कमाल है। आप ये कहेंगे सर ये लोग इतने कंगले हैं कि इनको एक शेयर खरीदने का भी पैसा नहीं है, मतलब 50-100 रुपया भी नहीं है इनके पास। मतलब एक बात कह रहा हूं समझने के लिए, सर एक कंगले नहीं है सर, रिलायंस वाला फुल कंट्रोल करना चाहता है सर। होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब ही है 100% कंट्रोल चाहिए। अब 6 नॉमिनी है, 1 शेयर ईच खरीदेगा, तो इस नॉमिनी को भी ये रिलायंस वाला ही पैसा देगा। RIL विल गिव मनी, है ना। RIL विल गिव मनी, रिलायंस वाले ही, है ना बेटा, रिलायंस वाला ही इन 6 नॉमिनी को भी पैसा देगा बेटा। अब आपको समझना है, जानकारी लेनी है और फिर फटाफट बताना है ना दोस्तों, फटाफट बताना है कैसे होगा ये। अब आप मुझे बताइए कैसे काम करेगा ये। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बड़ी खुशी होगी, नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट तो कभी नहीं होता, फिर से मैं मेहनत करूंगा। अब क्या होगा? अब आप बताइए, रिलायंस का इन्वेस्टमेंट रिलायंस पावर लिमिटेड में इन 6 नलायकों के द्वारा रखा जा रहा है। जबकि आज का टॉपिक है कि रिलायंस अपना 1 रुपया भी
किसी शेयर में, किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करे, कोई किसी को लोन दे तो अपने नाम से रखे। खैर लोन तो अपने ही नाम से रखती है, लोन तो अपने ही नाम से रखती है। बताइए दोस्तों क्या लगता है ना। तो इसका मतलब है कि एक बेसिक कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है कि सारे एसेट, सारे इन्वेस्टमेंट अपने नाम से रखना है, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। और सेक्शन 187 कुछ ना कुछ नहीं, करीबन 4-5 एक्सेप्शन बताता है। वन ऑफ द एक्सेप्शन इज दिस। अब आप मुझे बताइए क्या लगता है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे जरा, सर सभी भाई बहन इसको नोट करेंगे। उसको नोट करने से पहले ऊपर लिखिए, है ना, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर राखी रहती है तो बताती है, अब आप लोग तो बताएंगे नहीं। मयंक भाई कौन सा कंसेप्ट नंबर होगा आपका? 186 के बाद वाला कंसेप्ट बताइएगा, कौन सा होगा आपके हिसाब से, कौन सा होगा मेरा बच्चा, है ना। सभी भाई बहन कोशिश करके जवाब दीजिए, कौन सा कंसेप्ट हमारा होगा। अगर आप बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए कंसेप्ट जो भी है आपको मैंने कंसेप्ट नंबर डाल दिया। अब लिखिए दोस्तों, मस्त पॉइंट है ना, मस्त पॉइंट है और आपको अच्छा भी लगेगा। वो क्या है क्या नहीं है, ये पॉइंट से हम लोग आगे की बात करते हैं। सभी भाई बहन तैयार, सभी बच्चे हमारे तैयार हो गए। चलिए दोस्तों सभी जो लोग जवाब तो दे दीजिए। मयंक भाई जवाब नहीं देंगे आप? लिखिए दोस्तों, खैर यहां से ज्वाइन करिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, निवांधन जी 13वां बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा शैल बी हेल्ड बाय, सब लोग लिखिए शुरू से। अब लिखिए कंसेप्ट 13। सर कंसेप्ट नंबर लिखा नहीं था, अच्छा बैंक जी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एक्सेट्रा शैल बी हेल्ड बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम, इन इट्स ओन नेम। सभी भाई बहन खुश होकर जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही की खुशी में हम सबकी खुशी छुपी हुई है। 187 इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा शैल बी हेल्ड बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम, सेक्शन 187। और ये उसका एक एक्सेप्शन है। आप ऐसे लिखिए, फिर नीचे लिखवाऊंगा आपको। सब भाई नोट करिए, फटाफट फटाफट नोट करिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा शैल बी हेल्ड बाय कंपनी, सभी बच्चे इसको नोट करिए और तब हम लोग बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा और जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। आप भी ऐसे नोट कीजिए। अब मैं जनरल कंसेप्ट से शुरू करता हूं, है ना, जनरल कंसेप्ट से शुरू करता हूं। बहुत सिंपल है, बड़ा इसमें मस्त तरीके से लिखा हुआ है। आप एक बार फटाफट बताइए, अगर आप बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कंसेप्ट नंबर 13 आपने मयंक भाई नहीं लिखा है तो इसमें सॉरी होने की कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। आपने नहीं लिखा तो भी आप इतना समझते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है बेटा। आइए बेटे हम लोग और बात करते हैं इसे, और बात को समझते हैं। जी बेटे फटाफट बताइए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, टुडेज मीटिंग ऑन कोविड सो आई एम ऑन द वे। अच्छा जी, आई एम अनेबल टू वॉच दिस स्ट्रीमिंग बट आई वॉच दिस क्लास एट नाइट। ओके बेटा, बाय बेटे, जाइए जाइए आप मीटिंग करिए कोविड पे। ओके, सो ऑल ऑफ वी, अनिल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा शैल बी हेल्ड बाय कंपनी RIL, होली ओन्ड सब्सिडियरी, रिलायंस पावर लिमिटेड एक्सेट्रा दे रखा है। और मिनिमम 7 पर्सन्स, MOA मस्ट बी साइंड बाय। एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना बेटा, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया कि MOA के ऊपर कौन साइन करेगा। इन बातों को हमने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़े थोड़ा सा आगे। जी बेटा, ये नोट कर लिया हो तो आप बता दीजिएगा, हाँ लिखकर भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग जी हरीश परमार साहब, आज हम लोग टाइम पे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, जी बेटा हरीश परमार, गुड मॉर्निंग बेटा। अब यहां से हम लोग शुरू कर लेते हैं जनरल कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट क्या है आप सबको पता है। जनरल कंसेप्ट है
सेक्शन 187 सब सेक्शन 1 में, और वो क्या लिखता है 187 सब सेक्शन 1। आइए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है सॉरी बेटा, ऑल इन्वेस्टमेंट्स। लगता है हम लोग को आपके क्लास में आने से पहले क्या करके आना चाहिए, बोल के आना चाहिए, नहीं? अब कहां पहली क्लास आपका है बेटा? राहुल डांसर, अरे डांसर, अरे तुम कौन से लेवल पे हो? ऑल इन्वेस्टमेंट, जी बेटा, ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय, एक सेकंड सर, ये तो बड़ी दिक्कत हो बेटा, हम अपना ही फोटो देख कर हम एडजस्ट करते हैं कि हम कहां आ रहे हैं स्क्रीन में। खैर, ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय, अब ठीक आ रहे हैं, थोड़ा अंदाजा हो रहा है। ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय और हेल्ड बाय अ कंपनी, फटाफट देखिए, इन एनी प्रॉपर्टी, इन एनी प्रॉपर्टी, वाउ, एनी प्रॉपर्टी, एनी सिक्योरिटी, जो अभी शेयर्स वाला एग्जांपल दिया था ना, सिक्योरिटी और अदर एसेट्स, भाई shall be made and held by in its own name, वाह, shall be, अभी आ जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को इस बात से कि किधर से मैं बैठूं जिससे ये सही आए। एक सेकेंड साहब, shall be made और held by company in its own name, ये छोटा सा सब सेक्शन है। कोई भी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, अपने सारे इन्वेस्टमेंट को है ना ऐसे ही रखेगी अपने नाम से। शैल बी मेड और हेल्ड बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम, ये समझने की जरूरत है। अब आगे देखिए बेटा, एज एन एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड दैट कंपनी में होल्ड इट्स शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी of the company if it is necessary to do so to ensure that number of subsidiary company, number of members in subsidiary company is not reduced below the, है ना बेटा, below the बेटा क्या कहा जाए, statutory limit। वाव, और कुछ एग्जेम्पशन दे रखा है। एग्जेम्पशंस जो है बेटा है ना अलग होता है, एक्सेप्शंस अलग होता है, ऐसे दोनों का इम्पैक्ट तो एक ही आता है। अब यहां लिखिए, ऐसे यहीं पे लिख दीजिए बेटा, एक्सेप्शन टू सेक्शन 187 सब सेक्शन 1। 187 सब सेक्शन 1 का एक्सेप्शन क्या हो सकता है ना, ये समझना है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 187। आइए बेटा, पहले हम ना सीटिंग अरेंजमेंट सीखते हैं सर, क्योंकि अकेले मैं ही हूँ और मुझे एक बार सीखना होगा कि कैसे बैठे जिससे आपका ना कटे। या तो पीछे बैठ जाऊं थोड़ा सा ऐसे, है ना, यही करना होगा, मुझे लगता है ये काम करेगा। प्रोवाइजो टू सेक्शन, हाँ जी भाई, अजीत झा जी, राहुल डांसर, आइए बेटा फटाफट देखिए। प्रोवाइजो टू सेक्शन 187 सब सेक्शन 1 आपको पता है। तो पहला एक्सेप्शन तो पहले ही सेक्शन में हमें दिख गया है ना, पहला एक्सेप्शन तो हमें पहले ही सेक्शन में दिख गया। और क्या दिखा वो मुझे बताइए, है ना, क्या दिखा हमें एक्सेप्शन, ये भी बताइए। एक्सेप्शन टू सेक्शन 187 सब सेक्शन 1। अच्छा, हमें लगता है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, टेक्स्ट कटता है तो भी नहीं दिक्कत होती है आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखिए, चलिए बेटा सब बच्चे जुड़ जाइए।
एक्सेप्शन टू सेक्शन 187 सब सेक्शन 1, इसमें ये लिखा हुआ है क्या है कि एक कंपनी में होल्ड शेयर्स मतलब परचेज शेयर्स, एक कंपनी में परचेज शेयर्स, एक कंपनी में परचेज शेयर्स इन इट्स सब्सिडियरी, भाई होल्डिंग कंपनी ऑब्वियस ही बात है शेयर्स खरीदेगी, किसमें खरीदेगी? अपने ही सब्सिडियरी में। ए होल्डिंग कंपनी में परचेज शेयर्स इन इट्स सब्सिडियरी, है ना बेटा, एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी में शेयर्स खरीदेगी। कैसे खरीदेगी ये समझिए। हाँ बेटा, अजीत झा जी गुड मॉर्निंग, है ना, रेगुलर रहा करिए अजीत भाई, आप लोग तो हमको लगता है कभी कभी मिलते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ साहब, डर को जीतना ही पड़ेगा अपने भीतर मन से। ये वीडियो ओरिजिनल है, वो मैं अपना ही वो आपका कमेंट पढ़ने के लिए दो स्क्रीन खोलना पड़ता है। ठीक तो दिख रहा है? अच्छा, अब पता चलेगा मुझे। अब ठीक हो गया। चलिए साहब, चलिए दोस्तों, अब मैं इधर आ जाता हूं। एक कंपनी में होल्ड शेयर्स इन इट्स सब्सिडियरी, कोई भी कंपनी अपने सब्सिडियरी में शेयर खरीद सकती है। इन इट्स सब्सिडियरी इन द नेम ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी के नाम से, इन द नेम ऑफ नॉमिनी, ठीक है जी, नॉमिनी, टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स, फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स। आपको पता ही है कि सब्सिडियरी में भाई एक कंपनी अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाना चाहती है, वो भी होली ओन्ड बनाना चाहती है। होली ओन्ड का मतलब आपको पता ही है, होली ओन्ड का क्या मतलब होता है जी? जो फुली इसी का कंट्रोल हो, ऐसे कंपनी वो बनाना चाहती है। चलिए दोस्तों, अभी मैं थोड़ा आपका कमेंट शायद आज देख ना पाऊं। यस बेटे जी, अब देख पाऊंगा। यस, ठीक है बेटा। फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंबर्स इन सच सब्सिडियरी कंपनी, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था। तो एक तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिश्ते को कायम करने के लिए हो सकता है ना बेटा? मयंक राठौर, होली ओन्ड 100% कंट्रोल, यस बेटा, ओन्ड, यस यस, गारंटीड बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। तो ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी, है ना। सेकेंड पॉइंट, अभी बड़ी चीज पढ़ाऊंगा ना आपका जब 188 आएगा। अब देखिए एग्जेम्पशन, यस बेटा, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फॉर, एग्जेम्पशन फ्रॉम होल्डिंग of investment exemption from holding of investment in own name, exemption from holding of investment in own name, है ना, अपने नाम से रखने का, अपने नाम से खरीदने का, है ना बेटा, कुछ एग्जेम्पशन है। अच्छा, एग्जेम्पशन है तो इसको विड्रॉ किया जा सकता है, एक्सेप्शन है उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट तो पड़ना सेम है। अब ये देखिए, एग्जेम्पशन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम। अब यहां पे एक सेक्शन है 187 सब सेक्शन 2। अब बताइए, फटाफट बताते चलिए। जनरल कंसेप्ट हमारे बच्चों को समझ में आ गया, व्हाट इज जनरल कंसेप्ट क्लियर है। अब हमारे पास जनरल कंसेप्ट के बाद आगे की बात है। एग्जेम्पशन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन नेम, सेक्शन 187 का सब सेक्शन 2। ये बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं। क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ। यहाँ तक के लाइन हम लोगों ने कवर अप कर लिए। अब आइए एग्जेम्पशंस
जो पहला है वो क्या लिखा है, अ कंपनी इज परमिटेड टू डिपॉजिट विद बैंकर एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज फॉर द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, अगर आपको याद हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे सर पढ़ाए होंगे आपको, है ना, 11-12 में फाउंडेशन लेवल पे। तो उसमें था कि अगर आपके पास बिल का आप होल्डर है, बिल का होल्डर मीन्स आपके पास बिल है, तो आप बिल का क्या क्या कर सकते हैं याद करिएगा। तो उसमें पहला कंसेप्ट था कि हम बिल को अपने ही पास होल्ड कर सकते हैं मैच्योरिटी डेट तक के लिए, याद करिए मैच्योरिटी डेट तक के लिए बिल को हम अपने पास रख सकते हैं, और जब मैच्योरिटी डेट आए तो एक्सेप्टर के पास जाकर उसका पेमेंट मांग सकते हैं। कुछ याद है क्या? दूसरा, हम बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं। तीसरा एक बड़ा प्यारा था जो हमारे सर लोग पढ़ाते थे, बट आपको शायद याद नहीं होगा, कि जो हमारे पास बिल है एज ए होल्डर, जिसको मैं होल्ड कर रहा हूं, उसको मैं आगे अपने बैंकर को दे सकता हूं बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन याद करें, बिल फॉर कलेक्शन मीन्स व्हाट, कि आपके पास कोई बिल है और आपको उसका पैसा पाने का हक है, आपने वो हक बेटा, आपने वो जो बिल है आगे फॉरवर्ड कर दिया बैंकर को। तो वहां पे बिल फॉरवर्ड था। बिल फॉर कलेक्शन का मतलब है कि ड्यू डेट पे आपको एक्सेप्टर के पास नहीं जाना है, आपका बैंक आपके एजेंट की तरह उस बिल का पैसा रिकवर कर देगा। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, लेकिन थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझना होगा आपको भी। जैसे कह रहा है कि कोई भी कंपनी जो शेयर्स या सिक्योरिटीज अपने नाम से खरीदी है, वो अपने पास उसको, मतलब फिजिकल शेयर की थोड़ी देर के लिए चर्चा करिएगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए। जैसे मान लीजिए रिलायंस ने, समझने के लिए, रिलायंस ने टॉपर्स में 10 फिजिकल शेयर खरीदा, रिलायंस ने टॉपर्स में 10 फिजिकल शेयर खरीदा। टॉपर्स एक प्राइवेट कंपनी है सर, और रिलायंस ने टॉपर्स में 10 फिजिकल शेयर खरीदा। और क्या हुआ कि रिलायंस वाले का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो रिलायंस वाले ने वो 10 फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अपने पास ना रख के, है ना, एसबीआई को दे दिया, और एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया, हेलो सर, जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स इस पे मिलेगा हमें, वो हम नहीं जाएंगे वसूलने, आप वसूल के हमको दे दीजिएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है। एक कंपनी, तो सबसे पहले है ना बेटा, डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कलेक्शन इज एन एग्जेम्पशन, यानी यहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत समझिएगा। सिक्योरिटीज या शेयर्स खरीदा है रिलायंस ने अपने नाम पे, लेकिन उसको होल्ड वो नहीं कर रहा है ना बेटा। ये लिखा है ना, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट मस्ट होल्ड। सर सुनिए, एक होता है ओन, एक होता है होल्ड। ओन और होल्ड में बहुत फर्क है। जैसे अगर आप दिल से समझें तो जो सब्सिडियरी कंपनी वाला एग्जांपल दिया था ऊपर भी, मयंक भाई आप आज एकदम जोश में है ना, जलान साहिबा भी आज नहीं जुड़ी हैं, जो जुड़े सब लोग थोड़ा एक बार हेलो तो लिख के भेजिए, थोड़ा टीचर का मजा आता है सर, मोटिवेशन बढ़ता है मेरा। महक जी, और भी बहुत सारे बच्चे जिनका मैं नाम नहीं बोल पाता हूँ, वो बाद में मैसेज देते हैं बेटा में, तो आप सब लोग बेटा जुड़िए, क्या दिक्कत है, टीचर का एनर्जी कैसे बढ़ेगा, ग्लूकोज पीने से थोड़े बढ़ेगा, आपका प्यार पाने से बढ़ेगा। सुनिए, अभी हम लोगों ने सब सेक्शन 1 में क्या सीखा कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ओन भी खुद करे। ओन मतलब उसका ऑनरशिप भी इसी के पास हो, ऑनरशिप भी इसी के पास हो, और साथ ही साथ ऑनरशिप के साथ साथ याद करना, ऑनरशिप भी इसी के पास हो, और साथ ही साथ ऑनरशिप के साथ साथ उसको होल्ड भी यही करे। याद है कि नहीं? लेकिन आपका सब्सिडियरी वाला कंपनी था, आपका सब्सिडियरी वाला था, होली ओन्ड सब्सिडियरी हम बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारा शेयर मेरे ही पास रहे। कैसे हो पाएगा? 7 लोग चाहिए, आप अकेले हैं, 6 लोग नॉमिनी बना दिए, वो एक्सेप्शन में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन 4-5 जो नीचे केसेस हैं, इसमें शेयर या इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज खरीदा है रिलायंस ने अपने नाम से, लेकिन वो शेयर सर्टिफिकेट, वो शेयर्स का फिजिकल कस्टडी समझने के लिए रिलायंस के पास नहीं है। सर आपको डीमैट याद है? अगर रिलायंस किसी कंपनी में डीमैट शेयर खरीदे तो समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शेयर खरीदे, फिजिकल नहीं, है ना बेटा, तो उसमें भी यही बात होती है कि वो जो शेयर्स होता है वो तो रिलायंस के पास रहता है, शेयर्स जो होता है वो रिलायंस के पास रहता है, लेकिन फिर देखा जाए तो उसका रिकॉर्ड रिलायंस के पास ना होकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डिपॉजिटरी के पास होता है। तो ये भी एक एग्जेम्पशन में आएगा। अभी हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट पेबल ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज,
तो इन शेयर्स या सिक्योरिटीज अगर फिजिकल फॉर्म में है तो रिलायंस वाला वो फिजिकल फॉर्म वाला सिक्योरिटीज अपने पास होल्ड ना करके, अपने पास ना रख के जमा कर सकता है अपने ही बैंकर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़िए। अ कंपनी इज परमिटेड टू डिपॉजिट विथ और ट्रांसफर टू और होल्ड द नेम ऑफ इट्स बैंकर शेयर्स और सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वाओ ट्रांसफर देयर ऑफ। क्या बात है सर, अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और उसने शेयर खरीदा है टॉपर्स क्लासेस में, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, और रिलायंस वो शेयर किसी को बेचना चाहती है, तो रिलायंस ने क्या किया, शेयर ट्रांसफर डीड पे साइन तो कर दिया, लेकिन अभी बायर का पता नहीं है कौन बायर है। हो सकता है अभी बायर नहीं पता है, बट सेलर अपना साइन करके अपने ही बैंक को दे दिया, वो हो अपने ही बैंकर को दे दिया कि भाई इस शेयर का ट्रांसफर में अगर कोई खरीदार मिले तो हमने तो अपने तरफ से साइन कर दिया, ये लो शेयर सर्टिफिकेट। आपको तो पता ही होगा शेयर ट्रांसफर करने के लिए एक शेयर ट्रांसफर डीड बनता है और उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच कर दी जाती है और दे दिया जाता है बायर को। ये लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर, लेकिन ये लिखा है कि जिस दिन, है ना बेटा, हाउ इफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द शेयर्स और सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू or are first held by the company in the name of its bankers, not transfer of such share or security takes place, the company shall as soon as practicable। वही बात है सर यहाँ पे जो आप दूसरे बैंकर को दे रहे हैं शेयर ट्रांसफर को फैसिलिटेट कराने में, that share must be transferred within 6 months, और 6 महीने में ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर से आपको वापस रिलायंस वाले अपने पास अपना शेयर्स होल्ड मतलब रिटर्न करवा लेना होगा, टेक बैक जिसको कहते हैं, वापस लेना होगा। क्या हमारे भाई बहन को समझ में आया? पहला समझ में आया सभी को, है ना। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड के लिए हम अपना शेयर्स और सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम अपना शेयर और सिक्योरिटीज किसको दे सकते हैं दोस्तों? अपने बैंकर को। दूसरा, अपने बैंकर को जो मेरा पास शेयर है, जैसे रिलायंस ने टॉपर्स क्लासेस में फिजिकल शेयर खरीदा है, एग्जांपल सेम रखिएगा, फिजिकल शेयर को ट्रांसफर करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट और शेयर ट्रांसफर डीड सब पे साइन करके रिलायंस वाले ने अपने बैंक को दे दिया। सपोज रिलायंस के बैंकर का नाम स्टेट बैंक है या किसी शेड्यूल बैंक को हमने दे दिया और उसको अपने कहा कि भैया तुम्हारे पास तो हजारों लोग आते हैं, अगर कोई ग्राहक मिले, इन शेयर्स का खरीदार मिले तो उनको बेच देना, है ना। लेकिन वहां पे कंडीशन लगाया कि 6 महीने में अगर नहीं बिका या 6 महीने में जो आपका बैंकर है जिसके पास आपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जमा कराया ट्रांसफर डीड साइन करके, अगर वो ट्रांसफर को इफेक्टिव नहीं कर पाता है तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट तो सर वापस हो जाएगा। तीसरा और चौथा बेटा मजा आ जाए तो बताइएगा। ए कंपनी इज परमिटेड टू डिपॉजिट विथ or transfer to any person any shares or security by way of security for the repayment of any loan advance to the company। ओ हो अभी क्या है सर इसमें हमने अपने शेयर्स डिपॉजिट कर दिया एक तरह से एज अ प्लेज समझते हैं सर। प्लेज मतलब गिरवी रख दिया। जैसे एक एग्जांपल समझिए, रिलायंस ने 10 शेयर खरीदा है टॉपर्स क्लासेस में, टॉपर्स का फिजिकल शेयर है। आपको हर बार मैं एग्जांपल रियल देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फटाफट बताइएगा, रिलायंस ने खरीदा फिजिकल शेयर्स टॉपर्स क्लासेस में, है ना बेटा। रिलायंस ने 10 शेयर खरीदा फिजिकल टॉपर्स क्लासेस में। रिलायंस को 100 रुपए की लोन की जरूरत है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। रिलायंस को 100 रुपए लोन की जरूरत है। अब क्या हुआ, रिलायंस वाले ने, है ना, पंजाब नेशनल बैंक से बात किया, हेलो सर 100 रुपया लोन दे देंगे आप? बोला हाँ दे देंगे, लेकिन हम सिक्योर्ड लोन देंगे, कुछ गिरवी रखने के लिए है आपके पास? बोला है ना सर, मेरे पास रिलायंस टॉपर्स का नाम सुना? बोला हाँ भगवान सर। बोला हाँ जी, वो टॉपर्स का मेरे पास शेयर्स है। बोला अच्छा जी, टॉपर्स के शेयर्स हैं तो दे दो। तो आपने क्या किया, टॉपर्स का वो शेयर उनको दे दिया, एज अ डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट किसके अगेंस्ट किया? क्योंकि जिस बंदे के पास हमने वो शेयर ट्रांसफर किया है या उसको होल्ड करने का राइट दिया है, उस बंदे से हम लिए हैं लोन, और हम एज अ गारंटी, एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज नहीं, एज अ सिक्योरिटी हमने सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ सच लोन हमने अपना सिक्योरिटी जमा कराया। सिंपली का ये प्लेज हो गया। और लास्ट में है, ए कंपनी इज परमिटेड टू होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। वाओ दोस्तों,
आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और अगर उसने टॉपर्स में इन्वेस्ट किया, टॉपर्स के शेयर्स में, और टॉपर्स के शेयर्स मान लीजिए, अब की बार थोड़ा सा उल्टा सोचिएगा, फिजिकल शेयर्स ना होकर डीमैट या इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है। कितना कैसा शेयर्स है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, डीमैट शेयर्स है। अब आप में से जो भाई बहन बता दे वो विजेता बन जाएगा। तो दोस्तों टॉपर्स वाले में जो इन्होंने शेयर्स खरीदा है, ऑब्वियसली बात है डीमैट अकाउंट में, रिलायंस के डीमैट अकाउंट में उतने शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर लेकिन वो तो रिलायंस खरीदा ना शेयर, तो रिलायंस के नाम से होना चाहिए। टॉपर्स के रिकॉर्ड में डिपॉजिटरी का नाम होगा और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में रिलायंस का नाम होगा। समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। अगर आप कोड बनाकर भेज दें तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। शिवम रस्तोगी, यस सर। निवांधन जी फटाफट बताइए। सभी शिवम रस्तोगी जी, है ना, सभी भाई बहन बताइए। 4 एक्सेप्शंस हो गए। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये लास्ट पॉइंट थर्ड जो है वो बहुत आसान है। कह रहा है कि ये जो 4 एग्जेम्पशंस हैं, ये जो 4 एग्जेम्पशन हैं, इन केसेस में एक बात तो स्पष्ट हो गया कि आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आप उसको होल्ड अपने नाम से नहीं कर रहे हैं। ये जो 4 एक्सेप्शनल केसेस एग्जेम्पशंस हैं 187 सब सेक्शन 2 में, एक बात स्पष्ट हो गया कि वो शेयर्स आप अपने नाम से नहीं रख रहे हैं। तो बेटा 187 का सब सेक्शन 2D परमिट्स अ कंपनी टू होल्ड सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ डिपोजिटरी, द कंपनी बीइंग द बेनिफिशियल ओनर। आपका नाम डिपोजिटरी के यहाँ बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा। इन दिस केस दो द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैज बीन मेड बाय द कंपनी। ओ हो, क्या दोस्त एग्जांपल देता है। कह रहा है जब रिलायंस वाले कोई इलेक्ट्रॉनिक शेयर खरीदते हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट भले रिलायंस के नाम से होगा, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट का जो कस्टडी है बेटा, है ना, आ गया सर समझ में मयंक भाई, वो तो ठीक है, मेरे को समझ में तो आ गया, लेकिन आप बताइए। बट द सिक्योरिटीज आर नॉट हेल्ड बाय इट्स ओन नेम। ओहो, in this case though investment in shares and securities has been made by the company but the securities are not held by its own name. When the above situation arises, company shall maintain a register which shall contain such particulars as may be prescribed। और इसके लिए एक रजिस्टर बनेगी MBP3। MBP वही मोबी पावर कोड नहीं था हमारा, मोबी पावर, तो यही तो है यार। मोबी पावर का मतलब क्या हुआ? मूवी पावर नहीं, मोबी पावर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। MBP3 में रखना है। कुछ नहीं, बकवास कर रहा है, लेकिन फिर भी बकवास कर रहा है, लेकिन कितना अच्छा कर रहा है ना बेटा। ये MBP3 है। MBP3 में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है आपको, है ना बेटा। जस्ट लाइक वो 186 में भी पढ़ा था, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, परमानेंटली प्रिजर्व करना है MBP3 को, है ना। वाव, ये जो रजिस्टर है वो कंपनी सेक्रेटरी के कब्जे में हो या नहीं है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में देखो कितना अच्छा है, कंपनी सेक्रेटरी के पास ये होना चाहिए, इसके कब्जे में होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। ये बताइए आपको ऑथेंटिकेट करना है CS के द्वारा, या CS नहीं है तो एनी अदर ऑफिसर के द्वारा जिसको ऑथोराइज किया गया है। अगर आपने आग लगा दिया हो तो मुझे बताइए। तीसरा और चौथा सबसेक्शन बहुत सिंपल है। तो तीसरा क्या था बेटा? तीसरा हम लोगों ने छोड़ दिया क्या? तीसरा क्या था? अच्छा, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर था। टोटल 4 सबसेक्शंस हैं, समझ में आ गया हो तो आप जरूर बताइएगा। 4 में से चौथा सबसेक्शन क्या कहता है? वो ये कहता है पेनाल्टी लगेगी 25,000 से 25 लाख तक। ये बड़ा अच्छा बना रखा है, 100 गुना 20 टाइम्स, है कि नहीं, सॉरी 100 टाइम्स। 25,000 मिनिमम और 25 लाख मैक्सिमम है। और एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और विथ मिनिमम फाइन 25,000 एंड मैक्सिमम फाइन 1 लाख और बोथ। वाओ, इसमें जेल भी है क्या? यस। अच्छा बेटा, कितने बच्चे बताएंगे? यहाँ पे 6 मंथ्स और है, और का मतलब 187 में अगर रजिस्टर मेंटेन करने में दिक्कत हुई है तो ये कंपाउंडेबल है, क्योंकि मैं उस दिन बता रहा था आपको, है ना, पिछली ही क्लास में बता रहा था कि यहाँ पे जेल 6 महीने का है, फाइन 25,000 का है और मैक्सिमम फाइन 1 लाख का है, और विथ बोथ का मतलब दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक एक चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और आपको मजा भी आ सकता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम, है ना, क्या कोई कंपनी अपने नाम से इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकती है? ये छोटा सा पॉइंट है जो हम लोगों ने समझा। ओके साहब, आइए सर। 4 एग्जेम्पशंस।
मैं फटाफट आपको चारों एग्जामिनेशंस थोड़ा टेक्निकल नहीं हल्के हल्के शब्दों में बता देता हूं। 187 का 2 का सब सेक्शन जो है ना, 187 2 का 4 क्लॉज है मेरे पास, है ना, क्लॉज ए बी सी डी करके, और उन चारों क्लॉजों की मैं चर्चा भी आपको कर लेता हूं। साउंड इज परफेक्ट बेटा, है ना, साउंड इज ओके। चलिए, ये 4 एक्सेप्शन जो हमारे पास हैं ये क्या क्या है, ये आपके पास जो बुक है वही बुक मेरे पास भी है। यहाँ पे एक CS में हम लोग पढ़ाते थे बेटे, तो बुक बना रखा था, मैं आपको भी नोट्स दे रहा हूँ। अब धीरे धीरे चीजें बेटा पटरी पे आ रही है ना, अब धीरे धीरे चीजें पटरी पे आ रही है। अब यही सब रह गया, थोड़ा आपका नोट्स वोट्स भी दे दिया जाए ताकि आपकी स्पीड बढ़ने लगे। साहब आइए, 187 का मैं कोड बनाना चाहता हूं, है ना, 4 एक्सेप्शंस हैं। पहला लिखिए, 4 एक्सेप्शन एग्जेम्पशंस। ए नंबर, जी साहब फटाफट देखिए, डिपॉजिट ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज कहां, टू द बैंकर, किस लिए, किस लिए, फॉर कलेक्शन, किसकी कलेक्शन, अपने आप से पूछिए, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, फॉर कलेक्शन ऑफ क्या होगा, डिविडेंड, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, कंपनी अपने पास न रख के अपने बैंकर को दे देती है, एंड बैंकर को कहती है जी आप इन शेयर्स के ऊपर जो हमारी डिविडेंड या इंटरेस्ट की बेनिफिट्स है आप कलेक्ट कर लीजिए, फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड और फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड और क्या, इंटरेस्ट ऑन सच शेयर्स, ओके दी, या सच सिक्योरिटीज। ये समझना है, हल्का सा हुआ, इसको और हल्का कर सकते थे लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है ना बेटा। यस, समझ में आता है सर। बी पॉइंट, बी में भी क्या हुआ, डिपॉजिट विथ बैंकर। अच्छा जी, क्यों, अभी डिविडेंड आ तो गया, अब क्यों डिपॉजिट विथ बैंकर, फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर। वाह, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, फिजिकल शेयर्स हैं, एक एग्जांपल सर, डीमैट वाले में बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, फिजिकल शेयर्स हैं, डिपॉजिट विद बैंकर फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, ये पॉइंट हमें समझना है और इन्हीं चीजों से आगे बढ़ना है। डिपॉजिट विद बैंकर फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को इफेक्ट करने के लिए आपने बैंकर के पास जमा कर दिया। डिपॉजिट विद बैंकर फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का इफेक्ट, ट्रांसफर को इफेक्ट करने के लिए आपने जमा किया, ये समझना है। आगे देखिए, फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू एनी अदर पर्सन। अब किसको होगा हमें नहीं पता, एनी अदर पर्सन। यहां पे लिखिए नोट, सच शेयर्स मस्ट बी रिटर्न बैक टू कंपनी, मस्ट बी रिटर्न बैक टू कंपनी कैसे, सोचिए, बैक टू कंपनी विद इन 6 months, नहीं बेटा, आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months ऑफ डिपॉजिट ऑन फेल्योर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ नहीं, ऑन फेल्योर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ नहीं, ये वाली बात समझना है। डिपॉजिट विथ बैंकर, ये छोटा सा पॉइंट है, ए बी। अब सी पॉइंट पे आइए, अगर आप में दम हो तो। सी पॉइंट क्या है, डिपॉजिट विथ बैंकर हो गया ना, अब सी पॉइंट पे आइए, बड़ा प्यारा है। सी क्या है दोस्तों,
ए बी हो गया। अब सी पॉइंट पे आइए, अगर थोड़ा सा हम आप लोग समझा पाए तो सी में क्या है, ये है डिपॉजिटिंग शेयर्स। आपने शेयर्स को डिपॉजिट किया, डिपॉजिटिंग शेयर्स विथ द लेंडर, लेंडर के पास डिपॉजिट किया एज अ सिक्योरिटी फॉर, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। लेंडर कौन होता है, हम सभी भाइयों को पता है। लेंडर हमको लोन दिया, हम उस लोन को सिक्योर्ड बनाए, उसने कहा कुछ सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी के तौर पे हमने ये चीज थमा दिया आपको। डी पॉइंट, लास्ट में डी पॉइंट है। मैं समझता हूं काफी दिलचस्प है डी पॉइंट। आइए दोस्तों, डी पॉइंट में क्या हो सकता है ये देखिए। डी में लिखिए शेयर्स, खत्म हो गया बेटा, ये हेल्ड बाय कंपनी बट शेयर्स परचेज्ड बाय कंपनी। कंपनी बेटा डीमैट शेयर्स खरीदती है ना, इलेक्ट्रॉनिक शेयर से। इवन आप भी खरीदेंगे रिलायंस में, तो रिलायंस के रजिस्टर में आपका नाम नहीं आएगा, आपके डिपॉजिटरी का नाम आएगा, और डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल रिकॉर्ड्स में आपका नाम आएगा। सर सुनिएगा, थोड़ा उल्टा हो गया। राजीव सिंह ने रिलायंस में 1 करोड़ का शेयर खरीदा, बड़ी खुशी की बात है भाई, इतने पैसे हैं सर के पास, बड़ी बात है भाई। राजीव सिंह ने 1 करोड़ का शेयर रिलायंस में खरीदा, डीमैट मतलब। अब क्या हुआ कि मेरा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो कोई भी होगा, बट मेन जो डिपॉजिटरी है एनएसडीएल है मेरा। अब क्या होगा, अब मान लो है ना बेटा, अब मेरे डीमैट अकाउंट में 1 करोड़ का शेयर दिखेगा वैल्यू का, लेकिन रिलायंस के रिकॉर्ड्स में एनएसडीएल का नाम होगा। ये हम लोग इंटर में पढ़ाते हैं बच्चों को, शेयर्स परचेज बाय कंपनी बट केप्ट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। ये कैसे शेयर्स हैं सर, मैं बताऊं, ये ई शेयर्स हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बट केप्ट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। धन्यवाद दोस्तों, है ना, मजा आ गया। अगर 6 महीने में ही रीट्रांसफर्ड होगा, उससे पहले नहीं, आफ्टर 6। सुनिए जी, देखिए ऐसा है, आपने जैसे सी नंबर पॉइंट में क्या है राठौर जी, कि आपने ऊपर वाले, सॉरी बी नंबर पॉइंट में आपने जैसे यू आर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड यू सबमिटेड योर फिजिकल शेयर्स टू एसबीआई और एनी स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑथराइज्ड हिम टू इफेक्ट द ट्रांसफर बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड द कस्टमर्स, इसलिए आपने एसबीआई को दे दिया। एसबीआई बोला जी हो जाएगा। अब एसबीआई के पास वो सिक्योरिटी 6 महीने मैक्सिमम पड़ा रह सकता है। 6 महीने के बाद एज सुन एज पॉसिबल एसबीआई रिलायंस को वापस कर देगी, है ना, कि नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बेटा, नहीं हो पा रहा है मतलब 6, देखो ना, या तो 6 महीने में ट्रांसफर हो गया, बिक गया, किसी और के पास ओनरशिप चली गई, है ना। जमा जिस दिन हमने आपको दिया उससे, जैसे आपका कोर्स आज शुरू हुआ तो 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, एक बात कह रहा हूं, है ना। नहीं कोर्स खत्म हो रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि 6 महीने में अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो 6 महीने बीतने के बाद जितना जल्दी हो सके सारे उसके वापस कर दीजिए। ये देखिए, तो ये छोटा सा पॉइंट है, ई शेयर्स परचेज्ड बाय कंपनी एक्सेट्रा लिखा हुआ है। धन्यवाद आप सभी का। लास्ट में एक लिखिए रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड। पहले तो मना किया कि ना ओन कर सकती है ना हेल्ड कर सकती है, ओन का एक्सेप्शन बता दिया सब्सिडियरी में, उसमें ऑनर भी कोई और था। हेल्ड के 4 एग्जेम्पशन बता दिए, मतलब ऑनर तो कंपनी है लेकिन कंपनी के पास नहीं है या कंपनी के नाम पे भी नहीं है, एक तरह से कह लीजिए। रजिस्टर ऑफ शेयर्स या रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताओ कितने रजिस्टर हो गए भाई। रजिस्टर ऑफ लोन, रजिस्टर ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड एडवांसेस अलग रजिस्टर है, ये वो अलग रजिस्टर है, वो इंटर कॉर्पोरेट लोन था। ये है रजिस्टर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इंटर कॉर्पोरेट हो या ना हो। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड बाई, एनर्जी लगाइए दोस्तों,
युवा शक्ति आप ही में दम है, आप ही कर सकते हैं। मैं तो यकीन मानता हूं आप में। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट आज बड़ी ठंडे ठंडे चल रहे हैं आप हरीश परमार जी, है ना। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा शैल बी, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा शैल बी मेंटेन्ड। सेक्शन 187 का सब सेक्शन 3 ये क्या बात कहता है आपको पहले से ही पता है ना। फटाफट बता दीजिए क्या बात कहता है। बिल्कुल सिंपल है। इफ कंपनी इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन अदर पर्सन नेम, जी बेटा कह रहा है ना बेटा, इन अदर पर्सन नेम, तो क्या होगा आपको पता है ना बेटा, नेम। देन द कंपनी शैल मेंटेन, कंपनी शैल मेंटेन ए रजिस्टर, कंपनी शैल मेंटेन ए रजिस्टर इन फॉर्म MBP3। अच्छा, बहुत कंजूसी के साथ फॉर्म खर्च हो रहा है। इतने दिन में 3 ही फॉर्म यूज हुआ। MBP3 है ना बेटा, MBP3 एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। आप जो जो इन्वेस्टमेंट अपने नाम से नहीं रखे हैं उसका अलग से एक रिकॉर्ड बनाइए, है ना, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ध्यान देने की जरूरत है। आपने सभी चीजों को एक एक करके समाप्त कर लिया। ये छोटा सा पॉइंट है। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा शैल बी मेंटेन इफ कंपनी इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर पर्सन नेम, इन अदर पर्सन नेम देन कंपनी शैल दिस दिस दिस, ये लिखा हुआ है। ये रजिस्टर बहुत सिंपल है। और लास्ट में बेटा इसका पेनाल्टी है। अब आइए हम लोग, है ना, थोड़ा आगे की बात करें। पेनाल्टी क्या है, थोड़ी सी कोशिश करिए, है ना। पेनाल्टी क्या है इसका बेटा। कोई CMA भाई जुड़े हैं कि नहीं लेक्चर में? CMA वाले बच्चे जुड़ते हैं कोई? चलिए, अगर लाइव जुड़ते हो तो बताइएगा, मेरे को खुशी होगी। पेनाल्टी क्या हो सकती है? सेक्शन 187 का सब सेक्शन 4। पेनाल्टी आपको पता ही था 25,000 से लेकर, वाव, कंट्रावेंशन करते हैं सेक्शन का, है ना बेटा। पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑब्वियस ही बात है ना। तो इसमें पेनाल्टी के 2 कैटेगरी बनाया इन्होंने, है ना। पेनाल्टी को ऐसे इन्होंने बना दिया कंपनी के ऊपर, कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर, कंपनी एंड OID ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। जो ऑफिसर्स हैं जनरली बेटा ये सब CS की ड्यूटी है, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट भी CS ही होगा। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी वही था, उसका भी रजिस्टर वही मेंटेन करता है, उसी के कब्जे में होना चाहिए, है ना, उन्हीं के द्वारा साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अब एक कह सकते हैं ना, ये सेक्रेटारियल प्रैक्टिस जैसा लग रहा है ना बेटा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह हमें भी ये पता होना चाहिए, और हम लोग ऑडिट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। अब हम ऑडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट, वेदर इन्वेस्टमेंट इज नॉट हेल्ड बाय द कंपनी इन इट्स ओन नेम, है ना, तो हम कहेंगे ना कंपनी सेक्रेटरी, हेलो सर वो 187 वाली रजिस्टर है आपके पास? बोला तुम्हें भी पता है? बोला तुम्हें भी मतलब खाली आप ही को पता है? सर ज्ञान पे किसी की मोनोपोली नहीं है, ये तो जो मेहनत करेगा, और हमारे कोर्स में है, मतलब आप ऐसे ही मजाक कर देते हैं, तुम्हें भी पता है। कमाल हो गया जी, ऐसा लग रहा है अछूत है हम लोग। 25,000 कम से कम और 25 लाख ज्यादा से ज्यादा। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैक्स मिन। अब आइए ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट वाली बात करते हैं, और यहां से आपको अच्छा लगेगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में क्या है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट में लिखिएगा, है ना बेटा। इसमें लिखा है बेटा 25,000 से लेकर 1 लाख तक का है फाइन, है ना। 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, या दोनों भी हो सकता है, मूड उसका अच्छा हो तो आप 3 लिखिएगा। हंसी आने के लिए बोलता हूं कि जज का मूड अच्छा हो। तो यहाँ पे ₹25,000 आपको भी पता है, से लेकर, है ना, 25,000 से लेकर
कितना हो जाएगा 1 लाख, ये फाइन हो गया। 6 मंथ्स का आपका अप टू है सर, ये अप टू लिखिएगा, अप टू 6 मंथ्स आपका 6 महीने का जेल हो गया। इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, और है ना यहाँ पे और लिखिएगा, सॉरी बेटा ये थोड़ा हौच-पौच हो गया बट तभी साफ दिख रहा है। और सी नंबर में लिखिए बोथ, या तो है ना जेल भी हो सकता है, खाली अप टू है लेकिन अप टू का मतलब मैक्सिमम है, ये अच्छा करता है ना। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म है ना बेटा, मे एक्सटेंड टू 6 मंथ लिखा है बुक में, मे एक्सटेंड का मतलब हुआ अप टू। अब यहाँ तक हमारे सभी भाई बहनों को क्लियर है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगर यहाँ पे पेनाल्टी की बात खत्म हो गई तो अब हम लोग आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए दोस्तों आगे की बात को आगे बढ़ाएं। पेनाल्टी उनाल्टी सब हो गया हमारा, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर बेटा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। अब आइए जिसका हमें इंतजार है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। साहब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस समझने के लिए आपको रिलेटिव की परिभाषा थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। आप सीए इंटर में आईपीसीसी में रिलेटिव की परिभाषा पढ़े होंगे। रिलेटिव साथ साथ रहते हैं, हम लोग हंसाने के लिए बच्चों को बताते हैं 277 और रिलेटेड पार्टी 276 में है, मतलब रिलेटिव 277 में है और उसी के आसपास में रिलेटेड पार्टी भी है। इसमें कुछ नहीं है सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। मेरे तब देख लीजिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रेगुलेट करने का मेन पर्पस है कि जो कंपनी जो है ना अपने ही डायरेक्टर्स को है ना ज़्यादा बेनिफिट, अपने ही घर के लोगों को, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो या तो खुद बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं अपनी कंपनी से अनऑथराइज तरीके से, या अपने भाई बहन को दिलाना चाहते हैं, सैलरी वैलरी दिलाते हैं। आप हम बात करेंगे कि 7 तरह के ट्रांजैक्शंस है। इधर देखिए 7 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं और उसकी एक लिमिट दी गई है। उस लिमिट के बराबर या उस लिमिट को एक्सीड करेगा, एक लिमिट है सर, कुछ है लिमिट बताऊंगा। आप समझिए ना 7 तरह के ही ट्रांजैक्शंस हैं जो जिसको है ना बेटा, जिसको बेटा करने के लिए इनको थोड़ा दिक्कत होता है। नॉर्मली बेटे ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इवन अपने रिलेटेड पर्सन्स पार्टी के साथ भी, रिलेटेड पार्टी के साथ भी है ना बेटा आर्म्स लेंथ प्राइस पे डीलिंग कर सकती है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ डील करना चाहते हैं तो जनरली बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होता है। इन बोर्ड मीटिंग में RBC resolution by circulation is not enough for effective approving related party transactions। और related party transaction में एक बात गांठ बांधिए, related party transaction का मैं मीनिंग भी समझाऊंगा। related party transactions में आपका बोर्ड मीटिंग, जो बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग में जो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा दैट्स इनफ। बोर्ड ने अगर अप्रूव कर दिया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक 7 तरह के ट्रांजैक्शन को टारगेट किया है, ये मेजर ट्रांजैक्शंस हैं 7। आप कहेंगे सर कौन कौन से बताओ। सर 7 तरह के मेजर ट्रांजैक्शंस हैं जिसको टारगेट किया इन्होंने लॉ में करने, और उन 7 में से 7 का एक लिमिट है। उस लिमिट को अगर इक्वल या उस बराबर भी हो जाए या उस लिमिट को एक्सीड कर जाए है ना बेटा, तो आपको बेटा अप्रूवल लेना होगा, मेंबर से भी पूछना होगा बाय कॉलिंग जनरल मीटिंग एंड पासिंग OR समझते हैं बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये बड़ा सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। इसमें एक बड़ा जनरल सा एक्सेप्शन है कि अगर वो 7 ट्रांजैक्शन भी आर्म्स लेंथ रिलेशन पे हो रहा हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा। अच्छा ये बताइए, मैं भारती एयरटेल लिमिटेड, मैं एयरटेल का डायरेक्टर हूँ, जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, भारती ग्रुप में एयरटेल का मैं डायरेक्टर हूँ, और तो क्या मैं सिम जियो का यूज करूंगा क्योंकि मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आ जा रहा हूँ? सर ये तो एयरटेल है, वो एक मोबाइल बेचती है, हैंडसेट भी बेचती है कभी कभी, या डोंगल बेचती है, या मान लो दोस्तों, या मान लो क्या कह सकते हो, या वो सर्विसेज देती है। तो वो चीज़ आपको सीखना है, समझना है कि क्या मैं मतलब कोई पाप कर दिया रिलायंस में, भारतीय एयरटेल में डायरेक्टर बन के, और मैं खुद
भारतीय एयरटेल का डायरेक्टर होकर जियो का और रिलायंस का सिम यूज करूं ताकि 188 की प्रोविजन से मैं बचूं? तो सर लॉ लॉजिकल है सर, लॉ आपके जैसा नहीं है ना मेरे जैसा है, लॉ हम दोनों से बहुत अच्छा है। कितना प्यारा है मयंक भाई, अगर समझ में आए। हरीश परमार साहब हैं बेटा, मयंक साहब बता भैया बेटे, वो आज हमारे वो महाराष्ट्रियन भाई जोगले भी नहीं जुड़े हैं, है ना, जोगलेकर साहब भी नहीं जुड़े, क्या बात है दोस्तों। हाँ जी गोयल साहब, अभी विजय एस राघव जी, है ना बेटा, निवांधन साहब जुड़िए, सब लोग जुड़ के बताइए, सब बच्चे बताइएगा, कोशिश जरूर करिए, है ना, फटाफट बताइए, सब लोग कोशिश करने की जरूरत है। आइए सभी कोशिश करेंगे। तैयार हैं आप? सब कोई तैयार हैं? चलिए तैयार हैं तो फटाफट मुझे बताइए, अगर फटाफट बताते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। सभी भाई बहन बताइए, क्या सेक्शन 188 की ओवरव्यू क्लियर हुई? 188 क्या कहता है बेटा मयंक जी, क्या कहता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मत करो, तो क्या पूरी तरह से बैन लगा दोगे? ये एक छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस है जिसकी वैल्यू भी कम है। और अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो एयरटेल का कोई पैकेज है, एयरटेल का पैकेज है जो आपका होता है ना बेटा राहुल जी, एयरटेल का पैकेज है कि 299 में 2 महीने बात होगी, तो मैं डायरेक्टर हूं तो मेरे को भी 299 में 2 ही महीने बात होती है सर, 4 महीने नहीं होती सर, मेरे को कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलता। दिस इज कॉल्ड आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ मतलब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है निवांधन भाई, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। बताइए आप बिना लिखे एक कंसेप्ट को खत्म कर देते हैं, कितनी स्पीड आ गई है आप में, क्योंकि बेटा पढ़ाने वाला कौन है ये भी फर्क पड़ता है, और पढ़ कौन रहा है ये भी फर्क पड़ता है। आइए दोस्तों, मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं अपने अगले टॉपिक के भीतर। बट क्या है, ये मेरी कमी है दोस्त कि टॉपिक शुरू होने से पहले मैं टॉपिक की बैंड बजा देता हूं। अब 188 सर ने पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर एक समझदार बच्चा तो समझ गया 188 में क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। पहले तो ये समझना है कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो तभी वैलिड होगा, तभी माना जाएगा वो कंपनी पे बाइंडिंग है ना, जब उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया है ना। रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर्स में एक चीज और समझिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का भी एक कंसेप्ट था, याद करिए, आपको कोरम पढ़ाया था वहां भी आया था। इंटरेस्टेड डायरेक्टर को इसलिए तो अपना इंटरेस्ट बताना पड़ता था, कुछ कुछ तो याद करिए साहब। अब फिर से बताइए, फिर सर ने कहा 7 ट्रांजैक्शंस आपको याद करना होगा, ऐसे उसको भी समझाऊंगा। 7 ट्रांजैक्शन थोड़े बड़े वाले ट्रांजैक्शंस हैं, की ट्रांजैक्शंस है, की मतलब समझते हैं सर, 1-1 करोड़ का, 2.5 लाख का, थोड़ा बड़े ट्रांजैक्शंस हैं। उन ट्रांजैक्शंस को सर प्ले लिस्ट में बाकी सारा क्लास नहीं दिख रहा है, बस 2 ही क्लास दिख रही है। अच्छा मनजीत कुमार है ना बेटा, आर्म्स लेंथ प्राइस, अच्छा प्ले लिस्ट में 2 ही क्लास दिख रही है, तो ये लोग हटा देते हैं ना, ये बहुत सर है ना बेटा। ये ऐसा है बेटा, सुनिए, ये सारी क्लासेज आपको दिखेगी ना, ये सारी क्लासेज टॉपर्स के एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। टॉपर्स क्लासेस के ऊपर एक ऐप है टॉपर्स क्लासेस के नाम से, है ना, टॉपर्स क्लासेस के नाम से ऐप है मंजीत जी, वहां से आपको ये दिखेगी, टेंशन मत लीजिएगा। ये रिमूव कर देते हैं वीडियोस को, इसीलिए मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी देख लिया करो, फिर नहीं तो ऐप पे देखना पड़ेगा, और फिर ऐप पे देखोगे तो ये लोग फिर पेमेंट मांगना शुरू कर देंगे। खैर तो अभी तो कोई बात नहीं, अभी आप देखो ना यार, हम है ना, अभी हम करा तो रहे कंसेप्ट नंबर 14। ये देखो बहुत सिंपल है मंजीत भाई, बहुत अच्छा लगा। कोरम 2 मेंबर, अरे वाह, ये लड़का बहुत होनहार है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी पढ़े थे ना जी, अभिषेक भाई, मयंक राठौर जी, है ना, आर्म्स लेंथ प्राइस, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग सभी सुनो, मंजीत जी, मंजीत भाई, अभी जो मिल रहा है वो देखो पहले, ये लिखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, RTP नहीं RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, RPT। सेक्शन 188, जिसमें है दम वो समझ लेगा, जिसमें दम नहीं भी है वो भी समझ लेगा। कहो कह सर क्या बात करते हो, यस सच्चाई कहता हूं। सच कहने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, पहले तो रिलेटेड पार्टी
किसे कहते हैं ये भी समझना है, रिलेटेड पार्टी की परिभाषा सीखनी होगी, रिलेटिव की परिभाषा सीखनी होगी, तब जाकर हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें, टॉपिक को शुरू करें तो मजा आएगा। चलो सभी भाई बहन खुश होके बताने की कोशिश करो। थोड़ा टफ है और टफ कुछ नहीं होता, जब मैं हूं जिंदा तो टफ क्या है ना। रिलेटिव किसे कहते हैं और रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो। आओ सर बेटा, यहाँ पे आपका बुक खुला हुआ है, आप इधर देखिए। सभी भाई बहन खुश होके, हम तो बेटा ऐसे याद किए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, और उस समय ओल्ड कंपनी जेक्ट हुआ करता था जब हम लोग पढ़े थे सर। मैं 2010 तक बेटा भगवान की कृपा से है ना 2010 नवंबर में एग्जाम देकर सीए बन गया था बेटा, है ना। और सीए तो बहुत पहले ही बन गया था, कंपनी सेक्रेटरीशिप। अब सीए में बेटा एक रह गया है दिल में रोज, है ना। सीए में एडमिशन ले रखा हूँ बेटा, सब कुछ क्लियर है, बट एग्जाम देना बाकी है। सीए में इंटर का एग्जाम बाकी है मेरा, तो मैं सोच रहा था उसको भी। आजकल लॉकडाउन है तो, लेकिन वही बात है, लॉकडाउन में कुछ नए सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। खैर सर, ये देखिए साहब, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, फिर हम लोग ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। सर थोड़ा सा याद करवाऊंगा आज मैं कभी नहीं बोला हूंगा याद करने के लिए। रिलेटेड पार्टी में कितने लोग आते हैं, सब लोग बताइए। कैंपस प्लेसमेंट में जाइएगा, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करिएगा, तो सर चीजें इतनी आसान नहीं होगी, सच्चाई बता रहा हूं। बड़ी बड़ी एमएनसी में जब कंसल्टेंसी देंगे तो सर राजीव सर की याद आएगी, है ना बेटा। राखी जी, अभिषेक भाई साहब, है ना। ओमनी बस अप्रूवल बताइएगा। अच्छा कहाँ है ओमनी बस अप्रूवल बेटा, इसमें नहीं है। ओमनी बस तो बहुत बार, अरे ओमनी बस मीन्स विदाउट एनी लिमिट। सुनिए, ओमनी बस अप्रूवल एक बच्चे का कहना जनरली अलाउड नहीं है। जैसे सुनो, ओमनी बस अप्रूवल एक बार और आया था। सुनो पहले, इस भाई का एक डाउट है, मजा आ जाएगा, सभी भाई बहनों को मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। एक भाई का डाउट है, मैंने पढ़ाया था साइबर सेक्शन 180 पढ़ाया था, SIBR। बी का मतलब था बोरोइंग, कुछ याद करना। 180 1C, बी का मतलब बोरोइंग, याद है कि नहीं। अब 180 1C में थोड़ा ताकत लगा रहा हूं, क्योंकि दूसरे सर की आवाज यहां तक आ रही है तो मेरी आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। सुनिएगा, 180 1C में आपने याद करना चाहिए। 180 1C में हमने पढ़ाया था, अगर बोरोइंग 100% से ज्यादा हो जाए, याद करिएगा 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा हो, तो वहां पे क्या होता था, अगर बोरोइंग एक लेवल से ज्यादा हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना, मेंबर्स के दरबार में जाना होता था और SR पास कराना होता था, याद कीजिएगा। अब मान लो 100% से ज्यादा है, तो अब जैसे मान लो किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। ए बेटा अभिषेक भाई, अरे तुम इंटर कॉर्पोरेट लोन में घुसे हुए हो, नहीं। ये देखो सुनो, ऑमनीबस अप्रूवल 180 1C था, वो था बोरोइंग बाय द कंपनी, वहां भी ओमनीबस है। ओमनीबस सब जगह यूज होता है। ओमनीबस मींस विदाउट एनी लिमिट। जैसे एक समझना, एक कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, रिजर्व भी 100 करोड़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 100 करोड़ है, तो 300 करोड़ हो गया। तो 300 करोड़ का 100%, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बोरोइंग है। कंपनी 300 करोड़ तक लोन ले सकती है, कंपनी का BOD 300 करोड़ तक लोन ले सकती है विदाउट आस्किंग फ्रॉम मेंबर्स। अब क्या होगा, कंपनी को 300 करोड़ से ज्यादा लोन चाहिए, ऑलरेडी कंपनी 500 करोड़ ले चुकी है, या मान लो 250 करोड़ ले चुकी है लोन और 100 करोड़ और लेना चाहती है, तो 250 प्लस 100 350 हुआ, जबकि ये जो परसेंटेज है उससे ज्यादा हो रहा है। बोरोइंग की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट 186 की बात नहीं कर रहा हूं, 180 की बात कर रहा हूं। तो कितना ज्यादा हो रहा है, 50 करोड़। 250 प्लस 100, 250 एग्जिस्टिंग है, 100 करोड़ प्रोपोज है। एग्जिस्टिंग बोरोइंग 250 करोड़ है, 100 करोड़ प्रोपोज बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग 350 करोड़ हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 300 करोड़ तक बिना मेंबर से पूछे हुए ले सकती है, उससे ऊपर जितना भी होगा उसके लिए मेंबर से पूछना पड़ेगा। अब मेंबर से पूछना पड़ेगा तो मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलाई गई, उसमें SR पास हुआ और उस SR में मेंबर तय कर देगा कि 400 करोड़ से ज्यादा बोरोइंग नहीं होगी, मतलब 100 करोड़ और एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओमनी बस का मतलब यही होता है सर, ओमनी बस का यही मतलब होता है, बस करो। ओमनी बस मतलब बस करो डायरेक्टर, तुम्हारी औकात जो है ना, जैसे मैं अपने पापा को
कहता हूँ कि पापा पैसे चाहिए थे कुछ। पापा बोले कुछ मतलब कितना? पापा के पैसे पॉकेट में हजारों रुपए पड़े हुए, हजारों मतलब लाखों पड़े हार्ड कैश। मान ली मेरे पापा किसान ना होकर सेठ हैं, गले में हजारों लाखों पड़े। मैंने पापा का पापा मुझे कहीं जाना था तो कुछ पैसे चाहिए। बोला कितना? पापा ने बोला चल 10,000 तक निकाल लेना। दिस इज कॉल्ड नॉट ओमनी बस, दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड कि विदाउट लिमिट नहीं होनी चाहिए। पापा ने कहा निकाल ले गले से 10,000, समझने के लिए। सेठ साहब हैं पापा मेरे, मान लीजिए, है ना, किसान है ऐसे, तो वो गले में पैसा पड़ा था, ऐसे तो लाखों पड़े हैं। तो बाबूजी ये तो नहीं कहेंगे जा जा राजीव जा, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा तो नहीं है, जितना उठाना उठा ले, है ना बेटा अभिषेक भाई, ऐसा नहीं होता। कोई बाप, है ना, इतनी फ्रीडम अपने बच्चे को नहीं देता और ना देना चाहिए, क्योंकि इतनी फ्रीडम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। खैर सर, मैं कहीं और भटक गया, आपका सवाल कुछ और था। ओमनी बस, ओमनी बस अप्रूवल जनरली फॉरबिडेन है सर। कोई भी चीज की लिमिट तय कर दीजिए। हमने अपने, मेरा बच्चा, छोटा बच्ची है 12-13 साल 14 साल की, वो बच्ची है, वो कहती पापा कुछ पैसे चाहिए थे, स्टेशनरी खरीदने हैं। हमने कहा ठीक है 100 रुपये ले लो भैया। भाई 100 रुपये तो हम लोग फी देते थे बेटा, हम जब पढ़ाई करते थे अपने गांव के स्कूल में तो 10 रुपये हम लोग फी देकर पढ़ते थे। एक महीना 10 रुपये में पढ़ा देता था टीचर। खैर सर, समय बदलता है, इन्फ्लेशन कैसे आ गई बताइए बेटा। खैर दोस्तों, आइए आप हमारी बातों को नहीं बेटा, हम और डायनासोर एक ही साथ पैदा हुए थे, है ना। डायनासोर विलुप्त हो गया लेकिन हम अभी भी जिंदा है। मीनिंग ऑफ आरपी, पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं समझेंगे, पहले आरपी समझेंगे। हु इज आरपी? आहा कह रहा है विथ रेफरेंस टू अ कंपनी, किसी कंपनी के संदर्भ में। ऑब्वियस सी बात, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हम रिलेटेड पार्टी को, क्या हम पार्टनरशिप फर्म के लिए सीख रहे हैं? हम रिलेटेड पार्टी, किसके रिलेटेड पार्टी को ढूंढ रहे हैं? कंपनी के रिलेटेड पार्टी को। बच्चे बोले कंपनी का रिलेटिव नहीं होता। नहीं, कंपनी नेचुरल पर्सन थोड़े है, रिलेटिव तो इंसान होता है ना, इंसान का इंसान रिलेटिव होता है, कंपनी का रिलेटिव नहीं होता, रिलेटेड पार्टी होता है। आप लोग में कहाँ दम है सर? इसके ऊपर भी हम लोग सीएस में बहस करते हैं। रिलेटिव और रिलेटेड पार्टी में क्या अंतर है जानते हैं सर? रिलेटेड पार्टी इज मच वाइडर टर्म। रिलेटेड पार्टी में नेचुरल पर्सन भी आएगा और आर्टिफिशियल भी आएगा, लेकिन रिलेटिव में मामा, पापा, चाचा, काका, नाव, ताऊ, दादा, दादी, ये सब आते हैं। पड़ोसी नहीं आता बेटा, बेटा बेटी, भाई बहन। एक बात कह रहा हूं सर, फर्क महसूस करिए और या तो अनुभव को एंजॉय करिए, दो में से एक तो होगा। या तो आपको खुद इतना विजुअलाइज कर, मैं हूं ना गुरुजी, मैं समझाऊंगा। सभी भाई बहन खुश होकर बताइए रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? हु इज रिलेटेड पार्टी? ये देखो, रिलेटेड पार्टी विथ रेफरेंस टू कंपनी मींस और डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। वाओ, डायरेक्टर और उसका रिलेटिव। अच्छा, डायरेक्टर के लिए उसका रिलेटिव और कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी, क्या बात है। केएमपी और हिज रिलेटिव, आहा मजा आ गया। फर्म और फर्म, कोई ऐसी फर्म को भी रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा। हमारा एग्जाम्पल बेटा आजकल रिलायंस पे ही चलता है खाली। रिलायंस का डायरेक्टर मुकेश अंबानी एक फर्म बोला, फर्म खोला अंबानी एसोसिएट्स, एक पार्टनरशिप फर्म है। मुकेश अंबानी रिलायंस में डायरेक्टर हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस में मैनेजर हैं, और मुकेश अंबानी जी या खुद या मुकेश अंबानी जी के रिलेटिव अंबानी एसोसिएट्स में फर्म में पार्टनर हैं। समझ रहे हैं बात? ये चीज सीखना है। अब प्राइवेट कंपनी को भी रिलेटिव कहा जाएगा, किसका? मुकेश अंबानी का नहीं, कंपनी का। इन विच और डायरेक्टर, मैनेजर और इज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। आहा, कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें इस कंपनी का, ऊपर वाली कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का प्राइवेट कंपनी को भी हम रिलेटिव पर्सन में रखे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी को तब रखेंगे जब जो रेलिवेंट कंपनी है, कंपनी इन क्वेश्चन जिसके हम रिलेटिव पार्टी की ढूंढ लिस्ट बना रहे हैं, जिस कंपनी के हम रिलेटिव पार्टी का लिस्ट बना रहे हैं, है ना बेटा, उसके संदर्भ में है ए प्राइवेट कंपनी इन विच, है ना बेटा, डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर, और क्या लिखा है? डायरेक्टर, ये लिखा हुआ है। समझ में आई बात? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास भी एक पॉइंट है, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, अभी घबराइए मत, है ना।
यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी रिलेटिव की परिभाषा में घसीट ली गई, बशर्ते इस प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर है या प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है वो मेंबर या डायरेक्टर ऑलरेडी मैनेजर है, डायरेक्टर है, या उसका रिलेटिव मैनेजर डायरेक्टर है। कहाँ पे बेटा? रेलिवेंट कंपनी में। पब्लिक कंपनी भी होगा जब उस पब्लिक कंपनी में ये रेलिवेंट कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर है ना बेटा, डायरेक्टर मैनेजर इज ए डायरेक्टर एंड होल्ड्स, ओ इज ए डायरेक्टर, अच्छा जी, डायरेक्टर भी है एंड मतलब प्लस बेटा होल्ड्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। थोड़ा टफ कर दिया, चौथा आसान था। चौथे में था रिलायंस इंडस्ट्री, मान लो एक्स लिमिटेड है और दूसरा है वाई प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ की बता रहा हूं, एक्स लिमिटेड का रिलेटिव कब कहेंगे वाई प्राइवेट लिमिटेड को? जब एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर या मैनेजर या डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव वाई प्राइवेट लिमिटेड में, डायरेक्टर मैनेजर खुद या इसका रिलेटिव, किसका? एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर मैनेजर खुद या उसका रिलेटिव वाई प्राइवेट लिमिटेड में भी क्या हो? डायरेक्टर या मैनेजर हो, है ना बेटा, या मेंबर हो। ये लिखा है ना बेटा, मेंबर हो या डायरेक्टर हो। अब दूसरा क्या है? एक्स लिमिटेड है और यहाँ पे मान लो वाई लिमिटेड है। अब एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर है ना बेटा, और साथ ही साथ एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर वाई लिमिटेड में डायरेक्टर के साथ साथ प्लस है ना एंड है, होल्ड्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यानी अगर इसका मतलब है कि एक कंपनी को, है ना, एक पब्लिक कंपनी तब रिलेटिव कहलाएगी अदर कंपनी की जब उस पब्लिक कंपनी में अदर कंपनी का डायरेक्टर के साथ साथ, है ना, अदर कंपनी का जो डायरेक्टर या मैनेजर है डायरेक्टर के साथ साथ शेयर होल्डिंग भी करता हो, वो भी 2%। यहाँ पे शेयर होल्डिंग जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेंबर होना जरूरी है और परसेंटेज का कोई पंगा नहीं है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इन्होंने वाइडर बनाया है, आपको लिख के दिखाऊंगा और अच्छे से लिख के दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। अगला हमारे पास है एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अगला है हमारे पास बहुत ही मस्त, ये देखिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज ए कस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस डायरेक्टर। वही बात है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसके माइंड को, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को एक कस्टम मीन्स हैबिचुएटेड हो गया है, लत लग गई है। लत लगना समझते हैं सर, है ना, लत लगना मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट इज वेरी वाइडर टर्म, इवन इसमें फॉरेन कंपनियां भी आती है ना, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आ सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी भी हो सकती है, एलएलपी इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। खैर दोस्तों, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड बेटे काम करता है ऑन द एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ अनदर कंपनी, जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं। और लास्ट है, एक बार लिखवा देने, समझा देने दीजिए बेटा, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस। आहा, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट था, एनी पर्सन, जैसे मान लीजिए मैं टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, है ना, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है मिस्टर भगवान सर, और मिस्टर भगवान सर स्वामी रामदेव जी जो बाबा है ना, बाबा के अनन्य भक्त हैं, है ना, बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। और स्वामी रामदेव जी, है ना, स्वामी रामदेव जी टॉप भगवान सर को कहते हैं कि राजीव सिंह को टॉपर से निकाल दो, एक बात कह रहा हूं सर, है ना, राजीव सिंह को टॉपर से निकाल दो। भगवान सर कहते हैं जैसी इच्छा। अब बताइए, राजीव सिंह को बिना किसी गलती से टॉपर्स को कहा गया कि भैया कल से पढ़ाने आने की जरूरत नहीं है। सर इसका मतलब है कि भगवान सर अपना दिमाग नहीं लगाते, भगवान सर इज द बोर्ड, है ना, डायरेक्टर ऑफ द टॉपर्स, एंड ही इज नॉट अप्लाइंग हिज माइंड। इनको ब्रेन वॉश कर दिया बाबा जी ने, और बाबा जी के ब्रेन वॉश के चलते मेरे को निकलना पड़ा, या बाबा जी टॉपर्स क्लासेस किसी और कोचिंग के साथ मर्जर कर रही थी। ये मर्जर जो है बेटा, है ना, कोई वो बाबा लोग नहीं होते हैं जो बोलते हैं इसको मर्ज कर लो तो बहुत पुण्य आने लगेगा, ये होने लगेगा। या मान लीजिए कि भगवान सर गोविंदा के बहुत बड़े फैन है, गोविंदा ने कहा इनको कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। टॉपर्स का बीओडी, बुरा मत मानिएगा, बीओडी अपना दिमाग है ही नहीं। गोविंदा जी को भी हम, जो हीरो है हमारे, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, आहा, ये बाबा रामदेव गोविंदा साहब, है ना, इन हुज एडवाइस द एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर मैनेजर इज ए कस्टम टू एक्ट। अच्छा सुनते हैं बेटा, वो रैनबैक्सी जो कंपनी थी, रैनबैक्सी, तो मैं थोड़ा इसको, मेरे को कम नॉलेज है इसकी, रैनबैक्सी कंपनी याद है किसी भाई बहन को?
तो उसमें बताते थे कि कोई गुरुजी थे, वो दाढ़ी वाले गुरुजी हैं। सर प्लीज, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, हर्ट किसी को नहीं करना चाहता, एक एग्जाम्पल होता है सर, समझाने के क्रम में निकल जाता है। तो उसमें 2 भाई थे, राम और श्याम करके जो 2 भाई थे, रैनबैक्सी में जो भी था। तो उसके नीचे ना गुरु जी थे, उसके नीचे गुरु महाराज थे, और वो सारे गुरु महाराज ये दोनों भाई का दिमाग माइंड वॉश कर दिए। और तो गुरु महाराज को भी बेटा रिलेटेड पार्टी में रखा जा सकता है। कहेंगे सर ऐसा है? बिल्कुल। कहेंगे उसका पोस्ट क्या होगा? अरे पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, है ना। ये मतलब ये इधर घूमता है क्या, ये HD जो लिखा है इसमें फोटो दिखता है क्या? तो हमारा दिखा दो, थोड़ा हमें उससे अंदाजा रहता है कि किधर जा रहा हूं मैं। हाँ, ये इधर से दिखता है, ये ऐसे तो आज यहाँ पे सही दिख रहा है, हमने अपना चेयर टेढ़ा कर लिया है थोड़ा सा। हाँ बेटे, अब सभी भाई बहन समझिए, क्या हमारे बच्चे क्लियर हुआ इस बात से? ठीक है जी। लास्ट, वाह, इट इज प्रोवाइडेड दैट, हो छठा और सातवां, ये छठे और सातवें के लिए कोई बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में, कोई बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई सलाह देता है कंपनी को, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं रैनबैक्सी को, हाँ बेटा सर सही है पोजीशन, मैं भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं रैनबैक्सी के डायरेक्टर को बोलता हूं कि अभी MSME वाला लोन नहीं मिलेगा सरकार को। पूरी दुनिया जानते हैं बेटे, मैं बहुत ढीला CA हूं। क्या है MSME वाला, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। एक्चुअली हो क्या गया, इधर 1-2 दिन पहले से थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी हो गया किसी कारण से, 1-2 दिन से, 3 दिन से, और आगे भी रहेगा, भगवान की कृपा है अपने ऊपर। तो कस्टमर लोग मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं अरे सर आप तो CA हो, आप नहीं सलाह दोगे तो कौन देगा? ये आर्थिक जो क्या है, आत्मनिर्भर कुछ है ना बेटा, आत्मनिर्भर वाला पैकेज हमने पढ़ा नहीं। सर बुरा मत मानिएगा सर, दूसरे के कर्ज लेकर क्या आत्मनिर्भर बनना यार। भगवान की दुआ से इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इतना तो अभी भी पैसा रखा ही हूँ कि आत्मनिर्भर बनने में दिक्कत ना हो। खैर सर, मैं व्हाट आई वांट टू से, आपकी कंपनी है, मैं आत्मनिर्भर लोन में आपको 1-2 लाख रुपए का लोन दिला दिया, 10 करोड़ का लोन दिला दिया, तो ये बेटा CA के रूप में मैंने काम किया, ये नहीं माना जाएगा कि मैं भी रिलेटेड हो गया, है ना बेटा। अगर कोई बंदा आपको कोई डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सजेशन देता है इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, अब क्या बाबा स्वामी बाबा रामदेव इज नॉट प्रोफेशनल, बुरा मत मानिएगा, सॉरी टू विद ड्यू रिगार्ड। प्रोफेशनल कौन होगा? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एनी पर्सन हैविंग सम रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, है ना बेटा। खैर सर, अब वो डिस्प्यूटेड मैटर है, लेकिन फिर भी आपको मजा आए तो बता दीजिएगा। 8वां, आहा, चलिए आपको याद रहे या ना रहे, मेरे को याद हो गया। 8 लोगों को रिलेटेड पार्टी में रखा गया है और पूरा खेल 7 ट्रांजैक्शन का है, 8, 7, 15, याद हो गया। और सेक्शन भी 188 है, ऐसे भी याद करूंगा मैं। भाई दिमाग देखो ना, तुम्हारे जैसे मैं थोड़े हूं। अब भाई आप तो पढ़ के पास हो जाओगे, हमें तो इसको जीवन भर के लिए रखना है ना अपने भीतर। किसी कॉलेज में जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, लेक्चरार बनूंगा कभी, या बोलने का मौका मिला तो मैं किताब खोल के थोड़े बोलूंगा, मेरे दिमाग में बैठा लिया, 188 में रिलेटेड पार्टी को समझाऊंगा। पहले बोलूंगा दोस्तों 188 छोड़ो, पहले रिलेटेड पार्टी क्या है उसको समझो, बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की चर्चा होगी। टीचर खुश, बच्चा खुश, बोला अरे हाँ ये टीचर सही है, ये आकर सेक्शन नहीं पढ़ाया, ये पहले हंसा रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में 8 लोग आते हैं, 8 में से उल्टे क्रम में सीखेंगे, क्या दिक्कत है? चल सीधे क्रम में सीखते हैं। डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, KMP, सब कोई बोलिए, अकेले हैं, अकेले बैठे हैं रूम में तो डरिए मत कुंवर साहब। और दुनिया अगर पागल कहती है तो कहने दीजिए, हाँ मैं पागल हूं सफलता के लिए, अपने CA बनने के लिए। और इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं, कोई गाना गा रहा हूं, अरे गाना गाने में ना शर्म आती है, ये तो पढ़ाई हो रही है और सर लाइव जुड़े हैं। सब भाई बहन बताइएगा, रिलेटेड पार्टी में मेरे को समझ में आ गया टोटल 8 टाइप्स ऑफ पर्संस, 8 तरह के पर्संस हैं सर। और सेक्शन 276 में 8 तरह के लोगों को रिलेटेड पार्टी में रखा गया। पहला कोई डायरेक्टर या उसका रिलेटिव है, दूसरा की मैनेजरियल पर्सनल और उसका रिलेटिव है, तीसरा ये पार्टनरशिप फर्म है ना। लेकिन फर्म को तब हम किसी कंपनी का रिलेटिव कहेंगे, फर्म विल बी रिलेटेड पार्टी ऑफ अ कंपनी, है ना। फर्म विल बी रिलेटेड पार्टी ऑफ अ कंपनी ओनली इफ, फर्म तभी होगा जब ये जो डायरेक्टर है या जो ये KMP है खुद
या इसका रिलेटिव इस फर्म में पार्टनर हो। सच्चाई बता रहा हूं सर, भाई कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सर बाहर बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे चिल्ला के ही बोल रहे हैं, अगर अकेले हैं तो बोलने में क्या बुराई है ना, रूम में हम अकेले बैठ के सर के साथ रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा, चौथा, चलो सर ज्यादा नहीं बताइए, टफ हो जाएगा, 8 में से 4 बता दीजिए, खुश होके बताइए, एकदम उंगली पे ऐसे 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 बोलो बोलो बोलो। पहला बोलो डायरेक्टर, उसका संबंधी की मैनेजरियल पर्सनल, जिसमें सीईओ सीएफओ सब आता है, सीईओ सीएफओ सब आता है। की मतलब ये की ग्रुप है, यही स्ट्रेटजी बनाता है कंपनी का। आजकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं ना, तो स्ट्रेटजी थोड़ा बोलना पड़ता है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करता हूं मैं। केएमपी और हिज रिलेटिव, आहा, फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, वाह। प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर, एक ऐसी फर्म जिसमें इस कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव पार्टनर है, तो इस फर्म को भी लपेट लेंगे रिलेटिव पार्टी की, है ना, एम्बिट में, दायरे में, है ना बेटा। एक प्राइवेट कंपनी जिसमें, है ना बेटा, इस कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव इस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में या तो मेंबर है या डायरेक्टर है। एक पब्लिक कंपनी को तब रिलेटेड पार्टी कहेंगे जब जो रेलिवेंट कंपनी है उसका डायरेक्टर या मैनेजर, अब की वो रिलेटिव नहीं लिखा है, डायरेक्टर या मैनेजर, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें है ना बेटा, डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव भी हो सकता है। इसमें डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टली एक तो पोस्ट भी होल्ड करता है और शेयर्स भी होल्ड करता है ना। अच्छा, डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विथ हिज, अच्छा पोस्ट खुद होल्ड करता है और जो परसेंटेज है शेयर का पेडअप का वो रिलेटिव होल्ड करता है। ये छोटा छोटा पॉइंट है। आगे है हमारे पास एनी बॉडी कॉर्पोरेट, समझ में आता ही क्या, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी, है ना। छठा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज ए कस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, वही बात है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट चाहे वो एलएलपी ही क्यों ना हो, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बीओडी को आदत हो गई है काम करने का, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर को लत लग गई है, जिसके मैनेजर को हैबिट हो गया है, यूज टू हो गया है ना, काम करने का, एज पर द एडीआई, एडीआई याद करिए, एडीआई एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर। उसके अलावा लिखा है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ए डायरेक्टर और मैनेजर इज ए कस्टम टू एक्ट। ये सिंपल बातें हैं। आगे देखिए, इट इज प्रोवाइडेड एट सब क्लोज दिस शैल नॉट अप्लाई, अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, है ना बेटा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, क्या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज बेटा, होल्डिंग, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडियरी, छूट गया था लगता है बेटा, है ना, ये छूट कैसे गया साहब, सॉरी बेटा, ये छूट गया था। अच्छा, ये तो हम पढ़ाए ही नहीं, सॉरी बेटा, ये खुश हो गए, 8 ही तक रुक गए, 9वां भी है सच अदर, तो 8 ही तो ठीक तो है, चलो हो जाएगा, 8 तक हो गया। अब सुनो, आज कम से कम 8 पहले समझो अच्छे से। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ऑफ सच कंपनी, ठीक है, ये तो नेचुरल रिलेटिव पार्टी है। कोई भी एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी है, उसके हम रिलेटेड पार्टी को ढूंढ रहे हैं, कंपनी के रिलेटेड पार्टी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो कंपनी के रिलेटेड पार्टी में होल्डिंग, उस कंपनी की होल्डिंग भी आएगी, उस कंपनी की सब्सिडियरी भी आएगी, उस कंपनी मतलब जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं उस कंपनी की एसोसिएट भी आएगी। दूसरा है ए सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी टू विच इट ऑल्सो ए सब्सिडियरी, और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी। ये क्या है बेटा, ए सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो ए सब्सिडियरी, ए सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट ऑल्सो ए सब्सिडियरी। ऐसा लगता है कि ए सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट ऑल्सो ए सब्सिडियरी, और लास्ट में इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचर कंपनी। सर फालतू की बातें लिखा, लेकिन क्या करिएगा, इन फालतू की बातों से भी हमें सीखना है। मतलब आप ये लाइन तो 100% समझ में आ गया। कंपनी एक्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कोई होल्डिंग होगी, रिलायंस की कोई सब्सिडियरी हो सकती है, रिलायंस का कोई एसोसिएट हो सकता है, यहां तक क्लियर है। बी में दिक्कत हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा किसी बॉडी कॉर्पोरेट को विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो ए सब्सिडियरी। वही बात है बेटा,
सेम मैनेजमेंट कह लीजिए ना। देखिए बेटा, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूं, सुनिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सुनिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जी बेटा सब्सिडियरी है एक्स लिमिटेड का। सुनिएगा, इसको हम लोग को सब्सिडियरी बोलते हैं। ऐसे हम लोग रिलायंस की सब्सिडियरी की चर्चा कर रहे हैं हमेशा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो रिलायंस के नीचे जो है सब्सिडियरी हो गया रिलायंस का, रिलायंस के ऊपर है होल्डिंग हो गया रिलायंस का, और 20% या उससे ज्यादा, लेकिन अप टू 50% उसको एसोसिएट कहते हैं, वो अलग चीज होता है। अब यहां देखिए, अब आगे देखिएगा, समझिएगा। एक्स लिमिटेड है, यहां पे रिलायंस है। अब यहां समझिए, एक्स लिमिटेड की एक दूसरी कंपनी है टारगेट इंडस्ट्री लिमिटेड, TIL। एक्स लिमिटेड होल्डिंग है दोनों का, एक्स लिमिटेड जो है ना बेटा होल्डिंग। अब एक दूसरे के बीच में, इनके बीच तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों का बाप सेम है ना बेटा। कह रहा है, अब सुनिएगा, रिलायंस का रिलेटिव होगा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है ना, और वो बॉडी कॉर्पोरेट सब्सिडियरी है ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो ए सब्सिडियरी। मतलब उसी को बोलते हैं, मतलब कॉमन होल्डिंग, जिसको मतलब इन दोनों का, रिलायंस और टारगेट का जो होल्डिंग है वो सेम है। इसको हम लोग बोल सकते हैं को सब्सिडियरी। को सब्सिडियरी मतलब हम आपको नहीं जानते बेटा, जैसे होता है ना सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, भाई बहन के बीच में बुरा मत मानिएगा, कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों के माँ बाप एक है, तो हम दोनों में भी रिश्ता है। जैसे एक भाई कहे अपने बहन से कि तेरा थोड़े हमसे रिश्ता है, हम तो पापा और मम्मी जो है ना, उनका ज्वाइंट वेंचर है, तो बहन भी तो उन्हीं का ज्वाइंट वेंचर है ना मेरा बच्चा, समझने के लिए बताया। तो भाई बहन जिस तरह से हो गया, तो ये वाली बात हो गई कि ये कॉमन, ये देखिएगा, इसको बोलते हैं को सब्सिडियरी, मैं भी सब्सिडियरी। जैसे रिलायंस का, रिलायंस जिसकी सब्सिडियरी है, ये अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी उसी की सब्सिडियरी है, ये बातें बताया। और एक बेटा इसको रटना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एन इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर ऑफ द कंपनी, है ना, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी। अगर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचरर कंपनी है, इसको मैं एक बार देख लेता हूं क्या है, इनको भी रिलेटिव में रखा गया। तो कुंवर साहब कम से कम इतना तो बता सकते हैं कोड वाइज, है ना। आज आइए ना सर, आज कुंवर साहब और सभी भाई बहन हमारे, है ना, राखी याद लगता नहीं जुड़ी, और जो हमारी गर्ल्स कैंडिडेट थी आज सब जुड़ी तो होंगे ही, ये लोग बाद में, है ना, कोमल और कौन कौन से हैं, है ना बेटा, सब लोग मैसेज भेजा करिए। आइए सबसे पहले हम लोग अप्लीकेबिलिटी बाद में सीखेंगे, थोड़ा सा बेसिक टर्म सीख लेते हैं। किसी भी सेक्शन में वही 2-3 चीजें सीखना होता है, अप्लीकेबिलिटी क्या है, पेनाल्टी क्या लगेगी, किसी भी लीगल प्रोविजन को अगर डेवलप करना है तो ऐसे करिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आरपी सेक्शन। थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोग को कौन सा आसान चीज, हमें आसान चीज समझ में भी नहीं आती सर, हम याद करेंगे। अब हमको समझ में आया, 9 लोग को रखा इसने, 9 पर्सन्स आर देयर, है ना सर। 9 लोगों को इन्होंने रखा है रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में, और वो 9 लोग कौन कौन से हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना। फटाफट बताइए वो 9 लोग कौन कौन से हैं। अगर आप बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, आपको तो खैर अच्छा लगता ही है जी बेटा। रिलेटेड पार्टी में कौन कौन लोग आएंगे, कैसे कैसे समझा जाए, आइए सर। ओके सर, होल्डिंग, सब्सिडियरी और, है ना बेटा, एसोसिएट कंपनी। ओके सर, ये देखिए रिलेटेड पार्टी, with reference to a company following persons are called as RP, related party. With reference to a company following persons are called as RP. RP बोले तो related party। पहला देखिए, पहला हमारे पास है डायरेक्टर,
इट्स डायरेक्टर। आइए तो मैं थोड़ा हल्का लिखवाऊं, इट्स डायरेक्टर और रिलेटिव। बहुत प्यारा कंसेप्ट है और ये आपको आना चाहिए। सर इसको याद करना नहीं कहते सर, सर आप पूरी कंपनी लॉ में रिलेटेड पार्टी रटते रहते हैं, आपको पता ही नहीं क्या रिलायंस में मुकेश अंबानी को रिलायंस का रिलेटेड पार्टी कहा जाए? यस, रिलायंस में है ना, मुकेश अंबानी के जो मान लीजिए मदर है, कुछ नहीं है, ना शेयर होल्डर है ना डायरेक्टर है। एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, कोकिला बेन जो है, कोकिला बेन है ना, कोकिला बेन जो है ना, बहन के बदले बेन हो जाती है वो लोग। खैर, कोकिला बेन जो माता जी हैं उनकी, क्या उनको कहा जाए? यस, क्योंकि माता जी, रिलेटिव की परिभाषा भी अलग दे रखा 277 में, हम साथ साथ हैं। तो कह रहा कि कंपनी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी का कौन कौन रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। कंपनी का पहला रिलेटेड पार्टी या सबसे क्लोज रिलेटेड पार्टी होता है कंपनी का ही डायरेक्टर और उसका रिलेटिव। सर आप पढ़े बहुत बार होंगे, लेकिन याद मैं ही कराऊंगा, समझाऊंगा मैं सर, आपको समझाऊंगा मैं ही सर। फिर से बोलते हैं, कंपनी के सबसे करीब कौन है? कंपनी के सबसे करीब उसका डायरेक्टर है, उसके रिलेटिव है दूसरा। इट्स वाव है ना, इट्स केएमपी, आओ वाव। इट्स मतलब इसका, किसका? कंपनी का। इट्स केएमपी और रिलेटिव। अब केएमपी किसे कहते हैं वो तो हमने पढ़ाया नहीं है, केएमपी का मतलब ही समझा दूंगा। सी पॉइंट, इट्स डायरेक्टर और रिलेटिव, इट्स केएमपी और रिलेटिव। तीसरा पॉइंट लिखिए, है ना बेटा, तीसरा जो बहुत ही प्यारा है जी बेटा, ए फर्म। हाँ अंकुश भाई कहाँ थे आप महाराज, है ना, जल्दी जल्दी जुड़िए। अंकुश भाई, आप त्यागी जी यहां पे जुड़िए। ए फर्म in which director, its director, in which its director, और बोलिए बेटा इट्स डायरेक्टर तो कोई बता सकता है, इट्स डायरेक्टर फटाफट बताइए, यहां पे था ना, ए फर्म इन विच इट्स डायरेक्टर, ये देखो मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। कैसे लिखे? ए फर्म इन विच इट्स डायरेक्टर, मैनेजर और इट्स, और इट्स नहीं होगा बेटा, हिज। हाँ जी अंकुश, हिज डायरेक्टर इज अ पार्टनर और हिज सॉरी रिलेटिव इज अ पार्टनर। किसी पार्टनरशिप फॉर्म में जो कंपनी इन क्वेश्चन है उसका डायरेक्टर या उसका मैनेजर या डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव है ना, पार्टनर है। ए फर्म इन विच इट्स डायरेक्टर, इट्स मतलब उसके लिए आ रहा है कंपनी डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। ग्रेट बेटा, धन्यवाद आप सभी का। प्यार से ऐसे सीखते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। एबीसी हमारा हो गया, कम से कम 9 में से 4 पॉइंट तो अच्छे से सीख ले, 4 पॉइंट तो बढ़िया से सीख लें, है ना। और उसके बाद 4 क्यों सर, सब सीख लेंगे, लेकिन मैं तो ऐसे बोलता हूँ, सिखा पूरा दूंगा आपको। चलिए मजा आ गया सर, पहली बार इतना प्यार से आप लोगों ने बैच को कंप्लीट कराया है ना। डी पॉइंट, ये प्राइवेट कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी ऐसे लिखा करिए। कंडीशन बताइए, प्राइवेट कंपनी को कैसे कब रिलेटिव कहेंगे? जब कंडीशन बताइए अंकुश भाई, कंडीशन बताइए, सभी भाई बहन लिख के दिखाइए। तो ये प्राइवेट कंपनी कंडीशन, एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी में कब मानी जाएगी? जब इस प्राइवेट कंपनी में कोई डायरेक्टर या मेंबर है ना। ये डायरेक्टर या मेंबर कौन है? जो रेलिवेंट कंपनी है उसका डायरेक्टर या उसका मैनेजर या उस डायरेक्टर या मैनेजर का रिलेटिव, ये लिखिए। कंडीशन, इफ
इफ द डायरेक्टर और मैनेजर और यस हिज रिलेटिव। अरे मयंक आप भी ऐसे, अरे बुक इस थोड़े पढ़ना। प्राइवेट कंपनी को रिलेटेड पार्टी में कहा जाता है, प्राइवेट कंपनी को किसी दूसरी कंपनी का रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा जब उस प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर है वो मेंबर है ना कौन है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, या उस डायरेक्टर मैनेजर का रिलेटिव है अदर कंपनी में, और हिज रिलेटिव। इफ द डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर इन सच प्राइवेट कंपनी। ठीक, प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी में समझ में आ गया। ये देखिए ई पॉइंट, ए प्राइवेट कंपनी इफ द डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर इन सच प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट ई पॉइंट बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये पब्लिक कंपनी थोड़ा टफ हो गया बेटा सर। DIR और मेम और रिलेटिव इज ऑल्सो डायरेक्टर और मेंबर इन। अरे वाह बहुत अच्छे, कितना अच्छा मंजीत कुमार ने लिखा है, ग्रेट बेटा। इफ द डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज ऑल्सो मेंबर और डायरेक्टर इन सच इज, मैं भी आपके मंजीत एक शब्द ले रहा हूं आपसे, इज ऑल्सो मेंबर। बहुत अच्छा मंजीत भाई। ये पब्लिक कंपनी ऐसे ना बेटा दिमाग ज्यादा चलता है सर। वो बुकिस क्या, अरे याद कर लेंगे, डायरेक्टर रिलेटिव, KMP रिलेटिव, फर्म, फर्म में जब पार्टनर हो, फर्म में जब पार्टनर हो, पार्टनर, फर्म में कौन पार्टनर है, फर्म में वो डायरेक्टर खुद पार्टनर है, डायरेक्टर इज ऑल्सो पार्टनर। बहुत अच्छा आपने सब समझाया हमें भी सर। ऐसा होता ना हमारे भी मन में वो बात नहीं आ रही थी बिल्कुल। अब ये बताइए पब्लिक कंपनी कैसे लिखा जाए, पब्लिक कंपनी को अदर कंपनी का कैसे कहा जाए कि ये रिलेटेड पार्टी है पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी इफ द डायरेक्टर, वाव मजा आ गया बेटा, और मैनेजर इज ऑल्सो, ग्रेट बेटा, इज ऑल्सो। हाँ डेयर डिविल, लॉ के सारे लेक्चर नहीं बेटा, सारे लेक्चर अपलोड नहीं होते हैं है ना, बट अभी जितने चैप्टर लॉकडाउन में चल रहे हैं वो सब अपलोड होंगे है ना बेटा। डेयर डिविल साहब है ना, लॉ के पहले पढ़ो, बिल्कुल अपलोड होंगे भाई, सारे लेक्चर अपलोड होंगे, पढ़ो है ना बेटा, पूरा का पूरा अपलोड होगा, टेंशन क्यों लेते हो। इफ द डायरेक्टर और मैनेजर, सर ये अपलोड नहीं होता सर, ये लाइव होती है साहब है ना, ये लाइव क्लास होती है, हमारे सामने कोई नहीं होता, हम सिर्फ आप ही को पढ़ा रहे होते हैं, तो आप थोड़ी मजबूरी समझिए हम सबकी भी है ना। इफ द डायरेक्टर मैनेजर इज ऑल्सो है ना बेटा, इफ द डायरेक्टर मैनेजर इज ऑल्सो, ग्रेट बेटे मंजीत सुनो, इज ऑल्सो ए डायरेक्टर सर जी। इफ द डायरेक्टर मैनेजर इज ऑल्सो ए डायरेक्टर, ऑल्सो और डायरेक्टर and holding more than 2% of paid up capital of public company। सर खूब अच्छे से पढ़िए, पब्लिक कंपनी paid capital of public company along with his relative। मजा आ गया बेटे है ना। अभी पढ़िए ना सर, आप लोग बड़े फ्यूचर सोचने लगते हैं, आप कहीं भी पढ़िएगा है ना, आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको उससे बेहतरीन मैं कोशिश करूंगा। मेरे लिए आप ही सब कोई हैं, मेरे सामने कोई 1000 बच्चे नहीं बैठे हैं, आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए मैं सुबह सुबह आता हूं सर, बुरा मत मानिएगा, ये ध्यान दीजिए, और पूरी ताकत लगा के पढ़ाता हूं सर, जितना मेरे को भीतर ज्ञान है नॉलेज है शेयर करता हूं। सभी भाई, मंजीत भाई बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, बहुत अच्छे, मंजीत साहब, कुंवर साहब बहुत अच्छा, सीखिए, अरे किसी दूसरे बच्चे का भी फीडबैक से सीखो
है ना जी बेटा। ये फटाफट आइए, कोई भी बच्चा बता दीजिए। ए पब्लिक कंपनी इफ द डायरेक्टर और मैनेजर इज ऑल्सो डायरेक्टर एंड होल्डिंग, है ना बेटा, फटाफट बताइए। ए बी फटाफट बताइए। ई के बाद एफ, एफ बताओ, दम है तो एफ में क्या होगा। अच्छा टाइम हो गया, टाइम भी हो गया, अरे आज का समय का पता नहीं चला, जब 10 बजने जा रहे हैं। ओह इसीलिए उस स्टाफ भाई हमारे, चलिए फटाफट एक आधा और, एक आधा और, एक आधा और, छठा। मजा आ गया, मजा आ गया भाई मंजीत साहब, आप बहुत प्यारे भाई हैं। एफ, एफ बताओ। ए बेटा मंजीत, एफ नंबर लास्ट बता दो, चला जाऊंगा मैं छोड़ के तुम्हारी दुनिया। छठा लिखो, बॉडी कॉर्पोरेट। इफ, एक बॉडी कॉर्पोरेट को कहेंगे इफ द बीओडी मैनेजर, एमडी, एमडी और मैनेजर इज हैबिचुएटेड। मजा आ गया बेटा, आपको याद हुआ कि नहीं, लेकिन हमको याद हो गया, आगे बहुत काम आएगा मेरे, क्योंकि अब मैं बेटा परमानेंट रखूंगा ना इसको माइंड में। और अब ये बेटा काम करना है फाइनल पे, अब ऐसे नहीं, ये ट्रायल नहीं चल रहा है मयंक भाई, ये ट्रायल नहीं है सर, ये बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाऊंगा सर। इफ बीओडी एमडी मैनेजर इज हैबिचुएटेड टू वर्क एज पर एडीआई, एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ वाओ ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर। ग्रेट बेटा, मंजीत ने सही लिखा है। इफ बॉडी कॉर्पोरेट बीओडी एमजीआर कस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एडीआई, एडीआई नहीं, हाँ कस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल बिल्कुल एडीआई ऑफ डायरेक्टर मैनेजर। ग्रेट साहब, अब सुनिए, अब गलत नहीं हो जाएगा, जी पॉइंट अब अपने से पढ़ लीजिएगा ना, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। लास्ट बता दीजिए, वो सर फिर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तुमने टाइम पे नहीं छोड़ा। एनी पर्सन, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन, ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन, ठीक है जी, ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन द कंपनी इज, any person on whose advice direction the company is accustomed to act। थैंक यू बेटा, अब आप छुट्टी ले लीजिए। एक्सेप्शन इसका है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल पर्सन को नहीं माना जाएगा। अच्छा लगा, आप बैलेंस कर लीजिएगा खुद से, नहीं हो पाएगा तो मैं करा दूंगा, एक ही तो रह गया आपका, 9वां तो बस ऐसे ही है। प्रोफेशनल पर्सन ADI is not treated as RP, is not, मतलब प्रोफेशनल पर्सन्स ADI is not treated as RP, मतलब इसको RP नहीं माना जाएगा, as RP। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आज आपको रुकते हैं, आज आपने बहुत ढंग से, और सुनिए मयंक भाई, कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन मैं कहता हूँ कंप्लीटनेस के साथ पढ़िए, और कोई जल्दीबाजी क्या 1.5-2 घंटा आपका लेता हूँ, और सर कुछ कुछ कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ रहा होगा आपका, मतलब 2-4% हर क्लास में कॉन्फिडेंस में बढ़ा देता हूँ आपको। थैंक यू दोस्तों, है ना। सॉरी, ब्रेक लीजिए आप।